ओके चलो स्टार्ट करते हैं। चलो वो जो वीडियो डाल दे उसमें ऐसा आवाज नहीं आता है। वो जो लास्ट वाला जो था ना गूगल बिजनेस प्रोफाइल में मतलब मैं जब वो एक्चुअली ना माइक में कनेक्ट करो, माइक कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट टाइम है ना, कल से मैं इसको पूरा सेटअप कर दूंगा जिससे मतलब वॉइस प्रॉपर आएगा। इसलिए मैं कंप्यूटर में भी देरी कर दे रहा हूँ ताकि वॉइस एक माइक है, रोड का माइक है, तो 21 का मिला है इसको। तो रोड का माइक कनेक्ट कर उसके अंदर भी मतलब मेरे लैपटॉप से कुछ ग्लिच हो रहा है कहीं ना, बाकी लैपटॉप से कनेक्ट करो तो हो रहा था। अगर मैं बात कर रहा हूँ ना तो ऑनलाइन जो कनेक्ट है उसको आवाज आ रही है, लेकिन जो सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा है उसमें कुछ ग्लिच हो रहा है, मतलब मेरे पूरा आवाज बढ़ाने पे नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे मैं लैपटॉप के पास कुछ स्क्रीन शेयर करके जब मैं समझा रहा हूँ तब आप वॉइस प्रॉपर आता है। मैं इसको बंद कर दूंगा, नोट आउट कर दूंगा लेक्चर के बाद। आकाश ऑडिबल? हेलो हेलो आकाश, विक्रांत जी ऑडिबल? ओके चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। टेक्निकल एसईओ। अब टेक्निकल एसईओ को थोड़ा सा पहले ब्रीफ लेवल समझते हैं कि टेक्निकल एसईओ क्या होता है और उसके अंदर मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो टेक्निकल एसईओ के अंदर आते हैं, जिसको जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक हमें वेबसाइट को सर्च कंसोल में सबमिट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके अब मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखें। मान के चलो आपका वेबसाइट का जो डेटा है, आपने जो भी टैग लिखा, आपने जो भी वेबसाइट का अपने ब्लॉग बनाया, या आपने रियल एस्टेट का बनाया है, या आपने कोई क्लाइंट का वेबसाइट बनाया है, या इंफॉर्मेटिव वेबसाइट बनाया है, जो भी डेटा आपने अपने वेबसाइट पे रखा है, आप चाहते हो ना कि आपका डेटा कोई भी गूगल पे आके जब सर्च करे तो आपका डेटा यहाँ पे शो करना चाहिए, राइट? लेकिन आपका डेटा पहले कंप्लीटली गूगल के पास इंडेक्स होना चाहिए। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? जैसा लिस्टिंग होता है ना, एक आपके बुक में होता है इंडेक्सिंग का पहला पेज होता है, तो सब टॉपिक है तभी तो इंडेक्सिंग पेज में वो आया है। तो उसी तरीके से आपका डेटा भी गूगल के सर्च इंजन में कंप्लीटली इंडेक्स होना चाहिए। इंडेक्स होने के लिए इसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आते हैं जिसको हम लोग 1 to 1 आज हम लोग देखने जा रहे हैं, और इसके साथ में उसको सॉल्व भी करेंगे एज वेल एज। तो टेक्निकल एसईओ के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है ना, ओके, टेक्निकल एसईओ के अंदर टेक्निकल एसईओ में सबसे पहला पॉइंट जो है कि आपकी वेबसाइट का जो वेबसाइट यूआरएल स्ट्रक्चर, आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल स्ट्रक्चर है, अगर जी आपकी वेबसाइट के अंदर स्ट्रक्चर सही है, वेबसाइट यूआरएल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी पेजेस पे क्लिक करके मतलब जो भी यूजर आपके पेजेस पे क्लिक कर रहा है तो उसके पेज का प्रॉपर ऊपर एक साइड स्ट्रक्चर होना चाहिए। एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट है www.digitalmf.com और कोई मेरे पेज पे क्लिक कर रहा है जैसे कि सर्विसेज, और सर्विसेज में जा रहा है वो मेटा एड्स, मेटा एड्स की सर्विसेज, तो मेटा एड्स की सर्विसेज पे जैसे क्लिक करेगा ना तो ऊपर स्लैश जो है ना, ऊपर जो आपका यूआरएल रहेगा, वो यूआरएल में आपकी सर्विस का पेज का नाम आना बहुत जरूरी है। कभी कभी देखो, ये जो आपका वेबसाइट है www.com स्लैश, जैसे कि वो सर्विस में गया है ना, स्लैश मेटा में गया, तो ये होता है वेबसाइट का यूआरएल स्ट्रक्चर। तो कभी कभी आपने देखा होगा यहाँ पे कभी कभी किसी का क्या आता है पता है क्या? पोस्ट नेम आता है, या कभी कभी यहाँ पे आता है पोस्ट यूआरएल, या कभी कभी यहाँ पे पीएचपी लिखा होता है।
या कभी कभी यहाँ पे कोई 1 2 3 4 का ऐसा कुछ सीरीज में कुछ नंबर होता है। तो अगर ये नंबर आपको आ रहा है वेबसाइट यूआरएल के स्ट्रक्चर में, तो इसका मतलब टेक्निकली आपकी वेबसाइट साउंड नहीं है। आपकी वेबसाइट का साइड स्ट्रक्चर सबसे पहले सही होना चाहिए। तो इसकी सिर्फ एक सेटिंग है, जो हमें सेटिंग करनी होती है, वो सेटिंग करोगे तो आपका वेबसाइट का जो साइड स्ट्रक्चर है वो सही हो जाएगा। तो मैं वन एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ और उसकी सेटिंग करते हुए जाता हूँ, और आप भी साथ में करेंगे ताकि आपको भी समझ में आना चाहिए। अगर रिकॉर्डिंग देखने के बाद में, तो अभी चलो मैंने एक पॉइंट बता दिया, फिर ऐसे करते करते 5 6 पॉइंट कवर हो गया, तो हो सकता है पहले पॉइंट की सेटिंग भूल जाए। तो इसके लिए पहला सेटिंग जैसी करेंगे, उसकी साइड स्ट्रक्चर की सेटिंग भी वैसी करेंगे। तो मेरे पास है ना आकाश जी की वेबसाइट है, जिसकी इनकी वेबसाइट पे मैं आपको बता सकता हूँ कि साइड स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा होगा। ओके, अब देखो ये आकाश जी की वेबसाइट है। यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे देखो जैसे कि अभी हम लोग सबसे पहले देखो, मैं अभी इनके पे जो पेज है सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर रेसिडेंशियल है, और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी देख रहा है मुंबई, तो जैसे अगर कोई मुंबई पे क्लिक कर रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूआरएल क्या लिख के आ रहा है, homes.index.php/mumbai। बट PHP इंडेक्स नहीं आना चाहिए था ना, खाली वहाँ पे आना चाहिए था ना मुंबई वाला जो पेज है सिर्फ। एंड उसके बाद में एग्जांपल, अगर कोई इस पे अगर कोई क्लिक भी कर देता है, तो देखो यहाँ पे आगे क्या दिख रहा है, चैम्बूर। लेकिन चैम्बूर से पहला क्या है, index.php। तो यहाँ पे ये सब कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, आपका वेबसाइट का जो यूआरएल स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है एज अ टेक्निकल एसईओ के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके बैकएंड में आना पड़ेगा वेबसाइट पे, और यहाँ पे आने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा परमा लिंक्स, तो परमा लिंक्स पे क्लिक करना है। राइट नाउ अभी आपका यहाँ पे कस्टम स्ट्रक्चर लिखा है, तो आपको इसे करना है, पोस्ट नेम पे क्लिक करना है। कभी कभी किसी का प्लेन होता है, किसी का डे एंड टाइम होता है, किसी का मंथ एंड नेम होता है, न्यूमेरिक होता है। वहाँ पे देखो सैंपल बता रहा है, हाँ सब एग्जाम्पल कैसा होता है। और पोस्ट नेम में आपको बता रहा है कि एग्जाम्पल आपका जो पोस्ट है ना वो आएगा। तो आपको करना क्या है, पोस्ट नेम पे क्लिक करना है, और नीचे आपको यहाँ पे आके आपको सेव करना है। हाँ, पोस्ट नेम पे आपको क्लिक करके आपको सेव करना है। कहाँ जाना है, परमा लिंक। राइट, अब इसके बाद में आप यहाँ पे आओ और एक बार रिफ्रेश करो। अब रिफ्रेश करने के बाद देखो यहाँ पे सिर्फ चैम्बूर है, PHP इंडेक्सिंग वो हट गया पोस्ट नेम सेलेक्ट करने के। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल स्ट्रक्चर है, वो यूआरएल आपका परफेक्ट होना चाहिए जैसा आपका पोस्ट नेम है। बराबर, ये पहला वाला पॉइंट समझा ना। ओके, इसकी सेटिंग क्या है वेबसाइट यूआरएल की। सबसे पहले आपको जाना है गो टू WP पैनल, और फिर इसके बाद में सेटिंग, और सेटिंग के बाद में आपको जाना है परमालिंक। परमालिंक के अंदर आपको सेलेक्ट करना है पोस्ट नेम, और इसके बाद में इसको करना है आपको सेव। ये सबसे पहले आपकी वेबसाइट यूआरएल स्ट्रक्चर की पहली सेटिंग टेक्निकल इश्यू के अंदर। आगे बढ़े। ओके, जो दूसरा पॉइंट है,
टेक्निकल एसईओ के अंदर आपकी वेबसाइट की स्पीड लोडिंग भी आती है, बहुत मैटर करती है। स्पीड लोडिंग का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर हमें एक ऐसे प्लगइन को इंस्टॉल करना है जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को मेंटेन करेगा। जो भी चीज़ अगर आपकी लेट लोडिंग हो रही है तो वो प्लगइन आपको हेल्प करेगा, उस पेज को फटाक से लोड करने में आपकी हेल्प करेगा, राइट। तो इसमें बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने वेबसाइट की स्पीड लोडिंग को कम कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें स्टार्टिंग में पता कैसे चलेगा कि हमारी वेबसाइट पेज की स्पीड लोडिंग कम है या ज़्यादा है, राइट। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास दो टूल है। एक टूल जो गूगल में है, गूगल सर्च कंसोल है, जिसे कहते हैं पेज स्पीड इंसाइट। एक ये टूल है और दूसरा टूल है जीटी मैट्रिक्स। ये दोनों टूल आपको बताता है कि आपकी पेज की स्पीड लोडिंग क्या है। अगर फास्ट है तो वो भी बताएगा कितने सेकंड में आपका वेबसाइट ओपन हो रहा है, और अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड लोडिंग कम है तो वो बताएगा कि कितने मिनट में आपका वेबसाइट लोड हो रहा है। तो इसको पहले टेक्निकल पहले समझते हैं कि इसे चेक कैसे करना है। अभी जैसे ये वाली वेबसाइट है आकाश जी की, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इसका यूआरएल, और यहाँ पे आप आओगे, गूगल पे आपको आके सिर्फ सर्च करना है पेज स्पीड। पेज स्पीड इनसाइड आप सर्च करोगे तो सबसे पहला वाला जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल एंटर करना है, और इंटर करके आपको एनालाइज पे क्लिक करना है। और ये आपको कुछ 2 मिनट या 5 मिनट लेगा। 2-5 मिनट के अंदर आपको ये बताएगा कि मोबाइल में और डेस्कटॉप में कोई भी आपकी वेबसाइट पे कोई क्लिक कर रहा है तो कितना टाइम ले रहा है कि आपका वेबसाइट लोड होने में। तो यहाँ पे लिखा भी है डिस्कवर व्हाट योर रियल यूजर आर एक्सपीरियंस। तो अभी मोबाइल पे चेक इन है हमारा। तो मोबाइल के हिसाब से बता रहे हैं कि सबसे पहले परफॉर्मेंस इसका अच्छा है, एक्सेसिबिलिटी भी अच्छी है, बेस्ट प्रैक्टिस एसईओ 85% हुआ है। अब राइट में यहाँ पे देखते हैं 80%। यहाँ पे वेबसाइट का लोडिंग स्पीड क्या है, यहाँ पे आपको पता चलेगा। एक मिनट, देखो ये दिख रहा है स्पीड इंडेक्स 3.5 सेकेंड, मतलब 3.5 मिली सेकेंड। इतनी स्पीड से आपकी वेबसाइट लोड हो रही है। लेकिन अगर आपको अगर आपका वेबसाइट लोड ले रहा है और ज़्यादा टाइम, यहाँ पे बता रहा है, देखो अभी वेबसाइट की स्पीड लोडिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्यों पता है क्या, वेबसाइट के अंदर अभी इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है, ना ज़्यादा अभी कोई हमने मैटर वहाँ पे ऐड किया है ना आकाश जी। लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर कोई भी कंटेंट या मैटर आप ऐड करोगे तो वो हिसाब से आपकी पेज की स्पीड लोडिंग थोड़ा स्लो हो जाती है। मोबाइल के अंदर आपके ज़्यादा स्टोरेज हो जाएगा तो क्या होता है, मोबाइल स्लो हो जाता है ना। तो वेबसाइट के अंदर भी अगर आपका ज़्यादा कंटेंट अगर जा रहा है तो आपका वेबसाइट भी स्लो हो जाता है। तो इसके लिए ये एक टूल है, और दूसरा टूल एक और है जिसका नाम जीटी मैट्रिक्स है। ये यहाँ पे भी वेबसाइट का यूआरएल डाल के टेस्ट नाउ पे क्लिक कर दो। अब ये वाला वेबसाइट थोड़ा सा अलग है। इस वेबसाइट के अंदर ये भी बताता है कि आपका वेबसाइट कहाँ बना है, कौन सा सर्वर यूज हो रहा है, यूरोप का सर्वर यूज हो रहा है या एशिया का सर्वर यूज हो रहा है, ये भी बताता है। और इसका डायग्नोस्टिक सिस्टम थोड़ा सा अलग है। लेकिन हमने जो ये वाला देखा था ना पेज स्पीड इंसाइट, ये वाला गूगल का है। ये गूगल का टूल है, जो गूगल ये टूल को गूगल सर्च कंसोल में देता है। तो अभी हमारी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल पे अभी हमने सबमिट नहीं किया है, लेकिन उससे पहले भी हमको ये सारी चीज़ें चेक करना है। तो जीटी मैट्रिक्स पे आओ, ये आपकी वेबसाइट को एनालाइज करके अभी ये भी रिपोर्ट देगा। तो देखो यहाँ पे बता रहा है, ये जीटी मैट्रिक्स आपको ग्रेड दे रहा है कि आपका ग्रेड जो है सी है, राइट। और परफॉर्मेंस 61 दे रहा है। स्ट्रक्चर 95% अभी एक्यूरेट हो गया आपका, जो हमने परमालिंक सही किया ना उसके हिसाब से इससे बताया। और यहाँ पे अभी फिलहाल आपका वेबसाइट का जो स्पीड लोडिंग है, एक मिनट, यहाँ पे बता रहे 4 पॉइंट मतलब 4 सेकेंड
कुछ ऐसा बता रहा है 4.4 मिली सेकेंड, लेकिन यहाँ पे अलग बता रहा है गूगल पेज स्पीड इनसाइट पे अलग बता रहा है। तो लेकिन आपको ये वाला जो है ना ज्यादातर यही कंसिडर करके चलना है, क्योंकि ये अपना एशिया के सर्वर के नेटवर्क के हिसाब से बता रहा है। और ये जो बता रहा है ये कभी कभी डिटेक्ट करता है क्योंकि ये यहाँ का सॉफ्टवेयर नहीं है, और गूगल का सॉफ्टवेयर अपने ये गूगल प्लेटफॉर्म पे है। तो ज्यादातर जितने भी एसईओ ब्लॉगर जो है ना 99% वो पेज स्पीड इनसाइट का इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट की स्पीड लोडिंग को चेक करने के लिए, राइट। तभी इनका पेज का स्पीड अच्छा है, राइट। बट अगर किसी की पेज का स्पीड अच्छा नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में आपको आपके वेबसाइट के बैकएंड पैनल पे आना है। बैकएंड पैनल पे आके प्लगइन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ना पेज स्पीड WP optimize catch compress image magnify clean database to boost page speed। अब पेज स्पीड में खाली इतना ही नहीं है, अगर नीचे देखेंगे ना तो और भी बहुत सारा मतलब यहाँ पे प्लगइन सॉफ्टवेयर मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या इस्तेमाल करना है, जो WP ऑप्टिमाइज दिख रहा है ना, इस वाले प्लगइन को खाली आपको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिवेट कर देना है। सिर्फ इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है और कुछ भी नहीं। बस अभी क्या करेगा ये जो प्लगइन है ना ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट की स्पीड लोडिंग पे काम करना शुरू करेगा। खाली आपको क्या करना पड़ता है, इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना होता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद अगर आपकी वेबसाइट पे आप ज्यादा कंटेंट भी डालोगे, ज्यादा वीडियोस या इमेजेस वगैरह भी अपलोड करोगे, तो ऑटोमेटिकली इसको क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करके उसका केबी एमबी का जो साइज है वो केबी में कन्वर्ट करेगा। मतलब कोई भी वेबसाइट है तो इसको हाँ, WP पेज स्पीड वाला जो प्लगइन है इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट रखना है। ये काहे के लिए, ये खाली समझ लो ड्राइवर है। हाँ, आपकी पेज स्पीड का एक ड्राइवर है, तो खाली आपको इंस्टॉल करके इसे एक्टिवेट करना है बस। सर हम्म मेरे वेबसाइट पर देख रहा था तो यहाँ पे स्पीड इंडेक्स 3.6 दिखा गूगल पे, जीटी में 4.9 दिखा रहा है। हाँ, वो कभी कभी इसका अलग होता है, उसका अलग होता है। और वो जो है ना, ये जो है ना, ये सर्वर कहीं का भी पड़ता है। अभी आपको ग्रेस देखो क्या है, मतलब बहुत बेकार है। लेकिन वो वाला जो पेज स्पीड इनसाइड है उसका देखो, उसमें वहाँ पे ग्रेड नहीं है। यहाँ पे आपको मतलब बता रहे कि आपको और भी काम करना है, मतलब 16 सेकेंड में आपकी वेबसाइट स्पीड की लोडिंग है। मतलब अभी आपकी वेबसाइट पे कंटेंट है अच्छा, तो क्या करना है, आपकी वेबसाइट पे जाके वो प्लगइन को इंस्टॉल करना है, तो ये टाइम और कम करेगा। ओके, इसके लिए कौन सा प्लगइन है? इसके डेस्कटॉप में ज़्यादा दिखा रहा हाँ, है, इसमें डेस्कटॉप में 3.4 दिखा रहा है। 3.4 मतलब इसमें कम है, हाँ, मोबाइल में ज्यादा है। मोबाइल में ज़्यादा है। हाँ, तो मोबाइल ऑप्टिमाइज सही नहीं हुआ है, तो मोबाइल ऑप्टिमाइज भी अभी देखने वाले हैं। ये दोनों के लिए, ये प्लगइन जब आप इंस्टॉल करोगे तो ये आपका डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पे करना है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी नीड टू इंस्टॉल WP पेज स्पीड प्लगइन, इसे आपको खाली इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना होता है। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। ओके, रिकॉर्डिंग चालू है। नेक्स्ट करो। ओके, अब जो तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, कभी कभी आप जो पेज स्पीड इनसाइड वाला जो प्लगइन जब आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट करते हो, तो
तो कभी कभी उससे भी क्या होता है, वो इतना अच्छे से आपकी लोडिंग को मतलब मैनेज नहीं कर पाते, कभी कभी ऐसा भी होता है। उसका रीजन ये होता है कि मान के चलो ये आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पे आपने यहाँ पे एक इमेज अपलोड किया है और इस इमेज का एमबी साइज मान के चलो 90 है। तो बहुत से बहुत आपका पेज स्पीड इंसर्ट क्या करेगा पता है, ये 90 इमेज को ना बहुत से बहुत ये 50 एमबी में कन्वर्ट कर देगा बहुत से बहुत। तो ऐसी इमेज मान के चलो आपकी वेबसाइट पे ना 10 बार है, तो कितना हो गया 90 एमबी के हिसाब से भी अगर आपकी वेबसाइट पे 10 इमेज भी है तो ऑलमोस्ट हो गया ना 900 एमबी हो गया ना। एक इमेज और ऐड कर दे तो मतलब 1 जीबी हो गया। तो आपकी वेबसाइट 1 जीबी का खाली स्टोरेज दे रही है सिर्फ एक इमेज की वजह से। तो इसमें क्या होता है, वेबसाइट की स्पीड लोडिंग जो है आपकी इमेज भी काफी हद तक उसको कम कर देती है। तो करना क्या होता है, तीसरा पॉइंट इमेज ऑप्टिमाइज। तीसरा पॉइंट क्या है, इमेज ऑप्टिमाइज। इमेज ऑप्टिमाइज के लिए हम लोग एक प्लगइन को इंस्टॉल करने वाले हैं। देखो इसी तरीके से आपकी वेबसाइट में ना ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर कम से कम विधि से कम मतलब 25 से 30 प्लगइन इस्तेमाल होता है ई कॉमर्स की वेबसाइट पे कम से कम, और मैक्स टू मैक्स आप पूछ भी नहीं सकते, कभी कभी 50 प्लस प्लगइन्स हो जाते हैं मतलब सॉफ्टवेयर। और इतने सॉफ्टवेयर अगर एक वेबसाइट पे इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर एक ही होस्टिंग स्पेस है, और वो होस्टिंग स्पेस अच्छा खासा उसके अंदर जीबी है। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि 1 जीबी अगर आपको एक वेबसाइट का होस्टिंग स्पेस लेना है तो ऑलमोस्ट वो आपको 2200-2300 रुपए का होस्टिंग पे मिल जाएगा, लेकिन उस पे स्टोरेज कितना रहता है 25 जीबी। तो कभी कभी ई कॉमर्स वाला वेबसाइट जिसका बनता है ना वो एक ही होस्टिंग स्पेस यूज करता है, उसके अंदर ज्यादा मल्टीपल वेबसाइट होस्टिंग स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर आपके बहुत डेटा जाते हैं। तो ये खासकर उसके लिए। तो ई कॉमर्स में क्या होता है, बहुत इमेजेस अपलोड करने पड़ते हैं, एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल इमेजेस अपलोड करने पड़ते हैं। तो उस केसेस में इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है स्मश। स्मश प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिवेट करना है। बट सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर अभी हमें प्लगइन में जाके इमेज को ऑप्टिमाइज भी करना है। आप कैसे करेंगे उसको प्रैक्टिकल समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट पे आ जाओ। वेबसाइट पे आने के बाद अगेन आपको प्लगइन सेक्शन पे क्लिक करना है। अविनाश ध्यान दो यहाँ पे, वेबसाइट पे आ जाओ, प्लगइन सेक्शन में जाओ, ऐड प्लगइन पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको टैप करना है स्मश। तो ये जो दिख रहा है स्मश इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज इमेज, कॉम्प्रेस, लेजी लोड इमेज, राइट, ये वाली प्लगइन को आप क्या करोगे, इसे आप इंस्टॉल करोगे और एक्टिवेट करोगे। इंस्टॉल और एक्टिवेट होने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे आओ, तो देखो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है स्मश। तो क्या करोगे आप, स्मश पे आप खाली क्लिक कर दो। ये खाली इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना। ओके, अब यहाँ पे देखो वो आपकी वेबसाइट को स्कैन कर रहा है, अभी तक इमेज ऑप्टिमाइज इन द मीडिया 0 ऑप्टिमाइज हुआ है अभी तक, राइट। लेकिन अभी जैसा कि वो देख रहा है कि आपके पास है ना टोटल 13 इमेजेस है जो नॉन ऑप्टिमाइज है। तो करना क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पे आके आपको स्मश पे क्लिक करना है, और स्मश पे क्लिक करने के बाद ये जो आपको दिख रहा है ना बल्क स्मश, खाली आपको इस पे बल्क स्मश पे आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपकी इमेजेस का मान लो ओवरऑल अगर 900 MB है तो इसको वो कन्वर्ट करके कम MB में कन्वर्ट कर देगा।
लेकिन ये बहुत से बहुत है ना, एक वेबसाइट पे अगर 50 इमेज है तो उसे ऑप्टिमाइज कर सकता है। अगर आपके पास 50 इमेज से ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे, तब स्मश का प्रो लेना पड़ता है। लेकिन बहुत सारी वेबसाइट पे ऐसा होता है जो डायनामिक या स्टैटिक होती है, उसके अंदर बहुत से बहुत 30-35 या 40-50 तक इमेजेस ही होती है, उससे ज़्यादा होती नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको स्मश ही यूज़ करना है। लेकिन उससे ज़्यादा इमेजेस अगर होगी तो उस कंडीशन में हमें स्मश का प्रो लेना पड़ता है। इमेजेस कितने तुम्हारे? 335 ना, इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि अगर वो मिनिमम उसके लिए 50 पे ही वो फ्री है। 50 से ज़्यादा है तो स्मश का प्रो लेना पड़ेगा। एक मिनट ना, यहाँ पे काउंट कर रहा है, देखो अभी 10 इमेज हुए। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो लिख के आ गया 100% इमेज ऑप्टिमाइज इन द मीडिया लाइब्रेरी। टोटल आपका इमेजेस का साइज देखो कितने में कर दिया उसने, टोटल सेविंग 340। हाँ, इतना केबी में आपका स्मश कर दिया वो, 64 इमेजेस स्मश। अब इतना होने के बाद क्या करेंगे, आप अगेन पेज स्पीड्स पे आओ यहाँ पे, और एक बार अगेन है ना, इसको एक बार रिफ्रेश करो। यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस दिखने मिल जाएगा क्योंकि इमेज को ऑप्टिमाइज किया ना आपने। अच्छा, अभी तो कम हो गया, 1 पॉइंट कम हो गया। डेस्कटॉप पे देखते हैं। अच्छा, डेस्कटॉप पे अच्छा हो गया। वो इसके लिए हुआ ना, क्योंकि उनका अभी तक है ना मोबाइल फ्रेंडली हुआ ही नहीं है। तभी वाला भी पॉइंट है जिसको भी कवर करने जा रहे हैं। अब डेस्कटॉप में देखेंगे तो ऑलमोस्ट काफ़ी काफ़ी हद तक सही हो गया पूरा। और स्पीड लोडिंग देखेंगे तो 1.6 सेकेंड, 1.6 मिली सेकेंड। पहले था कुछ 3 पॉइंट था ना समथिंग, लेकिन अभी अपडेट हुआ है, चेंजेस हुआ है। मोबाइल फ्रेंडली इसके लिए नहीं हुआ क्योंकि मोबाइल की चीज़ें बाकी है अभी। समझ में आ रहा है ना अभी तक तीनों पॉइंट जो भी हुआ? चंदन, अविनाश, समझ में आ रहा तुम? ओके, ये इमेज ऑप्टिमाइज वाला थर्ड पॉइंट हो गया। इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट डुप्लीकेट कंटेंट। अब ये वाला टेक्निकल एसिड के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डुप्लीकेट कंटेंट होता है। और इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो मोबाइल फ्रेंडली होता है। तो डुप्लीकेट कंटेंट अभी इस पार्ट को कवर करने के लिए हो सकता है शायद हमें आधा घंटा लगे, क्योंकि जो बेसिक बेसिक पॉइंटर्स को कवर किया, डुप्लीकेट कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कोई ए पर्सन है जिसकी वेबसाइट है, कोई बी पर्सन है इसकी वेबसाइट है, और ये आप हो सी, राइट। अब कभी कभी होता क्या है, मान के चलो आपने वेबसाइट बनाने के लिए आपने वेबसाइट बनाया, लेकिन आपको कुछ पैराग्राफ लिखना था। तो आपने क्या किया पता है क्या? आपने जैसे गूगल पे सर्च किया ना तो ए वाली की वेबसाइट आ गया, आपने उस पर क्लिक करा, आपने देखा यार ये इसका जो भी पैराग्राफ है ना ये मतलब मेरे लिए है, अच्छा है। तो आपने इसके कंटेंट को यहाँ से आपने क्या किया, कॉपी किया, और आपकी वेबसाइट में आपने लाके इसे पेस्ट करके ऐड कर दिया पैराग्राफ। और हो सकता है आपको कोई इमेज चाहिए था, आप तो रेंडमली ऐसे ही चले गए थे गूगल पे, कुछ सर्च किया, इमेज पे क्लिक किया, बहुत सारी इमेजेस आ गई। अब इमेजेस के नीचे वो उसका वेबसाइट का यूआरएल भी होता है तो मतलब ये इमेज कौन सी वेबसाइट की है? आपने उसकी इमेज तो कॉपी कर ली, लेकिन एक्चुअली में वो इमेज किसकी थी? वो आपकी नहीं थी, इस वेबसाइट की थी। तो मान के चलो आपने इसका इमेज भी उठा के यहाँ से कॉपी कर दिया और आपने अपने वेबसाइट पे लगा दिया। अब होता क्या पता है क्या, आपका वेबसाइट पूरा ना
इसके अंदर प्लेगरिज्म डिटेक्ट करता है। प्लेगरिज्म एक टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब होता है डुप्लीकेट। क्या होता है? डुप्लीकेट। प्लेगरिज्म का भी मतलब कुछ सिमिलर ही है, लेकिन मैं आपको और डीप में समझाता हूँ। किसी भी वेबसाइट से अगर आपने कोई भी चीज कॉपी किया और आपकी वेबसाइट पे लगाया और गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट कर दिया, तो याद रखना आपका डेटा कभी इंडेक्स नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी वो डेटा गूगल के पास है। तो गूगल की क्रॉलर ने पता कर लिया कि भाई आपने ए वाले और बी वाले का अपने डेटा अपनी वेबसाइट पर लगा के इंडेक्स कर रहे हो, और ए वाले बी वाले ने इतने मेहनत से वो इमेज को बनाया, इतने मेहनत से उसने कंटेंट को रात रात भर जाग के लिखा, आप ऐसे ही जाके कॉपी करके लेकर आओगे तो मैं आपका डेटा इंडेक्स नहीं करूंगा। एक पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि मान के चलो आपने इसका पैराग्राफ को कॉपी किया, लेकिन यहाँ पे सेम वैसा आपने नहीं लगाया। आपने क्या किया पता है क्या? उसको गूगल ट्रांसलेट पे देके उसको, या फिर कोई एआई टूल को देके उसको बोला कि इससे सिमिलर कुछ पैराग्राफ लिख दो, राइट? और उस पैराग्राफ को फिर आपने यहाँ पे ऐड किया, मतलब आपने एआई से जनरेट किया या फिर आपने उसके अंदर कुछ ऐड ऑन करके उसको आपने कर दिया। लेकिन तभी भी हुआ क्या? सेंटेंस वही है, उसके मीनिंग चेंज हो गए थोड़े से, उसके बताने के तरीके। अभी एक का एग्जांपल, कमिंग, राइट, और अंदर आ जाओ, दोनों में थोड़ा फर्क है। वही चीज को आपने इंग्लिश में लिख के हिंदी में कर दिया, लेकिन मतलब तो वही निकला ना। तो इस चीज को बोलते हैं प्लेगरिज्म। और प्लेगरिज्म एक मतलब एक ही वर्ड का आप दो तीन वर्ड अल्टरनेटिव बना के आपकी वेबसाइट पे लगा रहे हो, तो भी वो गूगल या क्रॉलर उसे 100% ऑथेंटिक या रियल नहीं समझेगा, उसे प्लेगरिज्म डिटेक्ट कर देगा और आपका वो कंटेंट इंडेक्स नहीं होगा, राइट? तो डुप्लीकेट कंटेंट का जो भी सबसे आसान और अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि डुप्लीकेट कंटेंट के लिए क्या करो। अगर एग्जांपल आप किसी की वेबसाइट से कंटेंट उठा रहे हो, मान लीजिए पैराग्राफ आपने किसी से उठाया, इस पैराग्राफ को सबसे पहले आप दे दो चैट जीपीटी पे। कहाँ पे? चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे देने के बाद इसको मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको। चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना कि इसका सिमिलर कंटेंट बनाने के लिए, तो इसका सिमिलर कंटेंट जो भी आपको बना के देगा, इसे क्या करना, इससे बाद में इसका अभी हमें कर क्या रहे पता है क्या? इसका प्लेगरिज्म रिमूव कर रहे हैं, मतलब आपका वैसा ही नहीं दिखे। तो इसके लिए हम लोग उसका कॉपी करके चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट देके इसका सिमिलर बनाएंगे और इसे हम लोग देंगे गूगल पे। कहाँ पे? गूगल ट्रांसलेट पे। गूगल ट्रांसलेट पे यहाँ पे देंगे। यहाँ पे एग्जांपल आप अभी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे इंग्लिश, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग हिंदी। अब करेंगे क्या, ये वाला अभी जब हमने जैसे पेस्ट किया तो इसका हिंदी में यहाँ रेडी हो गया, राइट? अब करेंगे क्या, हिंदी वाले को उठा के लेके जाएंगे आप चैट जीपीटी में और उसका अल्टरनेटिव बनाने बोलेंगे। पॉइंट समझ रहे हो? मतलब हम गूगल के प्लेगरिज्म के साथ खेल रहे हैं। जब आपने किसी वेबसाइट का टेक्स्ट कॉपी किया, चैट जीपीटी में देके उसका सिमिलर आपने सेंटेंस बनाया, इस सेंटेंस को आपने गूगल ट्रांसलेट पे दिया, इसको आपने हिंदी में लिया, हिंदी वाला कॉपी करके आपने अगेन चैट जीपीटी को दिया। अब आप बोलोगे सर ये इंग्लिश वाला ही सही था ना फिर, लेकिन वैसा नहीं चलेगा, उसका प्लेगरिज्म फिर भी रिमूव नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, चैट जीपीटी को देके हिंदी में हम उसका सिमिलर निकालेंगे। और अब क्या करेंगे, ये जो हिंदी वाला जो देगा, इससे अब आपको गूगल में लेके जाना है, इसे अब हिंदी कर देना है और इसे इंग्लिश करना है। जब जैसे हम यहाँ पे हिंदी वाला दोगे तो इंग्लिश में यहाँ रेडी हो जाएगा। अभी ये चीज आपका प्लेगरिज्म रिमूव है इसके अंदर। इस चीज को आप अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हो, लेकिन पहले यूज नहीं कर सकते थे आप, क्योंकि आपका इंडेक्स होगा नहीं। तो अभी इस चीज को प्रैक्टिकल करते हैं कैसा। और दूसरी बात, ये अभी आपने जो रेडी किया है, मैं तो बोल दिया कि ठीक है अब इसके अंदर प्लेगरिज्म नहीं है, लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए भी एक टूल है कि आपके ये पैराग्राफ में कोई डुप्लीकेट कंटेंट तो नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए भी एक टूल है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिकल करते हुए, बराबर? ओके, अभी जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि
रियल स्टेट होम लोन फॉर लॉन्ग टर्म। अब ये होम लोन अप्लाई ऑनलाइन एग्जांपल, ये HDFC का एग्जांपल है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। एग्जांपल में ये वाला जो पैराग्राफ है मैंने इसे पूरा कॉपी किया, और इस कॉपी करने के बाद मैंने जैसे कि यहाँ पे आकाश जी की जो वेबसाइट है, आकाश जी के ऊपर देखो यहाँ पे बैंक पार्टनर लिखा है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, आकाश जी की वेबसाइट पे बैंक पार्टनर वाले पेज में जाता हूँ। बैंक पार्टनर एडिट विद एलिमेंटर, ओके। यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे बैंक का इन्होंने ऑलरेडी डाल के रखा है। मैं यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ। फर्स्ट वाले पे एग्जांपल मैं एक इमेज डाल देता हूँ। यहाँ पे इमेज पे क्लिक करके इमेज कैंसिल करना पड़ेगा, हेडिंग डाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं HDFC होम लोन। ओके, अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे इसके नीचे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, और इस पैराग्राफ के अंदर जो भी मैंने कॉपी किया था वो ऐड कर देता हूँ HDFC का, राइट। अब ये क्या है, ये पूरा डुप्लीकेट है ना, ये पूरा कॉपी है। अब मुझे इसका कॉपी रिमूव करना है, तो इसकी कॉपी को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ChatGPT पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट दूंगा ChatGPT मेक सिमिलर सेंटेंस यूजिंग बिलो पैराग्राफ। ओके, तो अभी देखो इसने बनाया एक ना सैंपल। अगर मैं इसको कमांड दूंगा कि ऐसे सैंपल 2-3 और भी बनाए, तो वो और भी बना सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा, राइट। कॉपी करने के बाद अपने वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ से इस सेंटेंस को हटा के इस सेंटेंस को ऐड करता हूँ। और सबसे पहले भी हम लोग चेक करते हैं कि इस सेंटेंस के ऊपर कोई प्लेगरिज्म है क्या, डुप्लीकेशन है क्या। क्योंकि देखो, अगर AI से जनरेट किया हुआ जो भी कंटेंट होगा ना, उसे गूगल का क्रॉलर फटाक से समझ जाएगा कि ये AI जनरेटेड कंटेंट है, तो भी उसे इंडेक्स तो कर लेगा, लेकिन उसके ऊपर मोनेटाइज नहीं होगा। मोनेटाइज का मतलब है कि उस ब्लॉग के ऊपर है ना आपको कोई ऐड वगैरह दिखाएगा, लेकिन उसका पैसा नहीं देने वाला, क्योंकि वो आपकी मेहनत का नहीं है, वो AI की मेहनत का है। और AI का कंटेंट के लिए गूगल ने पहले आर्टिकल रिलीज कर चुका है कि AI कंटेंट से अगर आप ब्लॉगिंग करके सोच रहे हो कि आपका मोनेटाइज होगा, तो वो नहीं होने वाला है। तो अभी मैं सबसे पहले इसमें ये चेक कर रहा हूँ कि ये कॉपीराइट है या नहीं, इस पे कोई डुप्लीकेशन है या नहीं। मैंने ऐड तो कर दिया और मैंने पब्लिश भी कर दिया, बराबर। अब मैं चेक कर रहा हूँ गूगल में जाके। तो इसमें चेक करने के लिए आपको एक टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है डुप्ली चेकर। क्या टूल है, duplicchecker.com, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, जो सेंटेंस अभी हमने बनाया है ना, उस सेंटेंस को अभी यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। तो पहले देख लो इस टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाएंगे।
डुप्ली चेकर पे यहाँ पे आपको अकाउंट नहीं भी बनेगा तो भी चलेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको कितना लिमिट दे रहा है, 1000 वर्ड्स पर सर्च, मतलब 1000 वर्ड देगा आपको डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे आप 1000 वर्ड को ही आप डुप्लीकेशन वाला चेक कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ने जो कॉपी किया है इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पहला, सबसे पहला। और पेस्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करोगे चेक प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब कंटेंट कॉपी नहीं है, लेकिन वही कंटेंट का सिमिलर है, तो वो प्लेगरिज्म हुआ। तो उसको आपको रिमूव करना ही पड़ेगा पहले, तभी थोड़ा समय लेगा ये। उसके बाद चेक करके आपको बता देगा कि इसमें कौन सा सेंटेंस डुप्लीकेट है। तो देखो प्लेगरिज्म 0, मतलब कोई भी यहाँ पे प्लेगरिज्म डिटेक्ट नहीं हुआ, मतलब ये कंटेंट को अभी आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट पे डाल सकते हो, राइट। अब लेकिन मान के चलो अगर हमने इसे कॉपी कर लो और इसे ही डाल देते हैं यहाँ पे, यहाँ से इसको हटा दो और इसे ही ऐड कर दो, तो देखो 84 वर्ड आपका काउंट हो गया। इससे पहले आपने किया ना, तो 84 वर्ड आपका काउंट हो गया यहाँ पे। यहाँ पे देखो 84 वर्ड काउंट हो गया है, क्योंकि जो भी हमने किया। अगेन आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करो और चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करो। देखो पहले दिख रहा है यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है 75%। मतलब इसके अंदर ये जो लिखा है ना, ये सेंटेंस, खाली इतना सेंटेंस है ना डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन इतना सेंटेंस है ना ये डुप्लीकेट है। तो अगर हमें ये टूल हमें गाइड करता है कि भाई ये वाला जो है ना इतना प्लेगरिज्म आप कर रहे हो, मतलब इसको आपको पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो अगर जो भी सेंटेंस आप लिखोगे तो यहाँ पे आके पहले इस पैराग्राफ को चेक करो कि वो डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल, अगर ये डिटेक्ट कर रहा है तो इसको आप क्या करो, कॉपी करो। इसको अभी हमें 100% जीरो करेंगे। कैसे करेंगे, पहला जो सेंटेंस आपको दिख रहा है इसको कॉपी करो। ये डबल है वो डुप्लीकेट वाला। हाँ, जो डुप्लीकेट जो किया है, जो भी डुप्लीकेट है ना ये रेड में आ गया, देखो ये जो भी डुप्लीकेट कंटेंट है। तो ये डुप्लीकेट कंटेंट को आपको कॉपी करना है, आपको चैट जीपीटी में आना है और यहाँ पे आपको पहले से एक प्रॉम्प्ट देना है, रिमूव प्लेगरिज्म फ्रॉम बिलो सेंटेंस। ओके, अब ये दिया हमें, अब इसे क्या करो, कॉपी करो। अब ये तो एआई जनरेटेड है, अब तो मेटा ने ऑलरेडी, गूगल ने बोला है कि भाई एआई जनरेटेड रहेगा तो वो इंडेक्स तो कर लूंगा मैं, लेकिन मोनेटाइज नहीं करूंगा। अब इसके लिए क्या करो, आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो और गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लो। ये इंग्लिश है, ये हिंदी है। अब यहाँ पे क्या करो, इसे पेस्ट कर दो। ओके, ये आ गया। अब इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस से आप चैट जीपीटी में आ जाओ और यहाँ पे लिख दो कन्वर्ट इनटू इंग्लिश और उसे पेस्ट कर दो। कन्वर्ट इनटू इंग्लिश और मेक यूनिक। ओके, अब दोनों वाले सेंटेंस में थोड़ा देखो। एट HDFC बैंक वी बिलीव आवर होम लोन गोज बियॉन्ड इट जस्ट फाइनेंशियल डील, और ये थोड़ा सा चेंज हो गया, बराबर। अब क्या करेंगे, हम इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद गूगल ट्रांसलेट नहीं, डायरेक्ट वेबसाइट पे आओ यहाँ पे। और ये जितना सेंटेंस था, अब ये ऊपर आओ, यहाँ पे कहाँ लिखा है, HDFC से लेके यहाँ तक लिखा है ना ट्रांजेक्शन, यहाँ तक कट करो और जो सेंटेंस आपने जो वहां से कॉपी किया है यहाँ पे पेस्ट कर दो, पहला। और इसके बाद में वापस से आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करो और चेक प्लेगरिज्म करो। तो ऊपर वाला सेंटेंस आपका प्लेगरिज्म डिटेक्ट है या रिमूव हो गया, ये वापस से भी आपको बताएगा।
इसका कलर चेंज हो गया। कलर चेंज हुआ है मतलब थोड़ा सा है। तो एक काम करते हैं ना, ये सारे को कॉपी करो और यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट पे आते हैं। मतलब अभी एक एक सेंटेंस क्या करेंगे, एक साथ पूरा कर देते हैं और यहाँ पे इसे टाइप कर देते हैं। अब ये हिंदी में आ गया, इसे कॉपी कर लेंगे और चैट जीपीटी में आ जाते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे और चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते, चैट जीपीटी मेक मोर सिमिलर सेंटेंस यूजिंग अबाउ पैराग्राफ। ओके, वो अभी हिंदी इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते राइट इन हिंदी। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं मेक मोर। ओके, अब ये वाला जो सेंटेंस है दूसरा वाला, इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके गूगल में आते हैं, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट पे, और इसे आप चेंज कर दोगे, इसे कैंसिल कर दो। यहाँ पे जो हिंदी में था उसे टाइप कर दो और यहाँ पे इंग्लिश में रेडी हो गया। और क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और अब हम जाते हैं उस टूल के अंदर और प्लेगरिज्म के अंदर जाके ये सारे सेंटेंस को हटाते और अपने सेंटेंस को ऐड करते हैं और अगेन आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करते हैं। तो अभी देखो जीरो प्लेगरिज्म आया ना, उसी सेंटेंस को लेके हम लोग ने रिपीट रिपीट कर दिया तो जीरो हो गया ना। अब क्या करेंगे, ये सेंटेंस अभी हमारा एलिजिबल है। अब हम इसे कॉपी करेंगे और अपने वेबसाइट पे यहाँ पे आके इस पैराग्राफ से इसको हटा के अब इसे ऐड कर देंगे। अच्छा, ये बैकग्राउंड में इसके लिए लाइन दिख रहा ना, क्योंकि आपने यहाँ से कॉपी किया। कभी कभी अगर ऐसा कभी होगा ना, तो आप क्या करना, नोटपैड ओपन करना। कभी कभी वेबसाइट से आप कुछ भी चीज़ को कॉपी करते हो तो बैकएंड में इसका जो कोड होता है उसके साथ वो कॉपी हो जाता है। तो डुप्लीकेटर में उसके साथ वो कॉपी हो गया। तो कभी ऐसा अगर होगा तो नोटपैड ओपन करना और नोटपैड के अंदर पहले उसे पेस्ट करना, फिर वहां से कॉपी करके आप वेबसाइट पे लगाना। यहाँ पे पेस्ट करना, यहाँ से इसे कॉपी करना और यहाँ पे आके अब इसे ऐड करना। तो अब कुछ भी नहीं आया क्योंकि इसके साथ में पहले कोड डिटेक्ट हो गया था, लेकिन अब कोड डिटेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि हमने पहले इसको नोटपैड पे पेस्ट किया। राइट, अब क्या हुआ, अब जाके यहाँ पे आपका प्लेगरिज्म जीरो डिटेक्ट हुआ है। मतलब आपका जब डुप्लीकेट कंटेंट, सिर्फ डुप्लीकेट ही नहीं, किसी से सिमिलर भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या किया, हम लोग ने दो जुगाड़ किए। एक चैट जीपीटी में उसका सिमिलर कंटेंट निकाला और फिर गूगल ट्रांसलेट पे जाके हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके फिर उसको कॉपी करके यहाँ लाया। अब इससे ना प्लेगरिज्म डिटेक्ट हुआ ना एआई कंटेंट डिटेक्ट हुआ। बराबर, दोनों चीजों को हम लोगों ने रिमूव किया। अब जाके इसे आप जब यहाँ पे करोगे और पब्लिश करोगे तो इस पे कोई भी कॉपीराइट या प्लेगरिज्म नहीं आएगा। अगर डुप्लीकेट होगा तो क्या होगा, वो अभी डुप्लीकेट होगा तो डुप्लीकेट होगा तो गूगल में इंडेक्स नहीं होगा। नहीं, मोनेटाइज भी नहीं होगा और ऑलरेडी आपका वो कंटेंट डुप्लीकेट है, किसी और ने पहले इसको लिखा है, तो आपका कंटेंट गूगल डुप्लीकेट डुप्लीकेट को नहीं लेता है। पेनल्टी लगा देते हैं। हाँ, पेनल्टी जो है नहीं पेनल्टी नहीं, वहाँ पे इंडेक्सिंग लिख देता है रिजेक्ट। और इंडेक्सिंग जिस डोमेन पे ज्यादा रिजेक्ट आता है ना, तो वो इसका मतलब होता है कि वो डोमेन की उसकी अथॉरिटी इतनी खास नहीं है। बराबर, ओके। अभी प्लेगरिज्म वाला पार्ट समझ में आया ना? ऐसा लग रहा है कि कुछ डाउट है या नहीं समझ में आ रहा है? ओके, ओके। पांचवा और इम्पोर्टेंट पॉइंट मोबाइल फ्रेंडली।
फ्रेंडली है, कभी किसी ने चेक किया? तुम्हारा है आदित्य, तुम्हारा भी है? ओके, कभी किसी ने चेक किया उसका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है? नहीं किए ना चेक? चलो अभी मैं आज बताता हूँ यहाँ पे कि आप जो भी कंटेनर जो भी कुछ बना रहे हो वो आपका मोबाइल फ्रेंडली भी बनना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप अमेजोन का वेबसाइट देखोगे ना, तो अमेजोन का डेस्कटॉप में अलग साइज है और मोबाइल में उसका अलग है। इसका मतलब सेम टाइम पे क्या होता है, वेबसाइट के लिए भी वेबसाइट मतलब वेब के लिए अलग होती है और मोबाइल के लिए अलग होती है, और तीसरा टैब भी होता है, राइट, टैब के लिए भी अलग होता है। तो अभी आज हम लोग देखते हैं, इसके अंदर हमारा सबसे ज़्यादा समय जाने वाला है, और ये टेक्निकल एसईओ का सबसे लास्ट वाला पॉइंट है। इसमें मोबाइल फ्रेंडली ही करना आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। तो आकाश जी का जो मोबाइल फ्रेंडली जो बता रहा है ना, वो वहाँ पे सब जगह सही होगा। तो इसको प्रैक्टिकल करने के लिए अभी सबसे पहले हमें ज़्यादातर अभी वेबसाइट के अंदर ही काम रहेगा। एक काम करते हैं, कोई दूसरी वेबसाइट यूज़ करते हैं, क्योंकि आकाश जी के इसमें ना कुछ कंटेंट है ही नहीं ज़्यादा। सेठ जी है, वेबसाइट रेडी है? ओके। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो ये वेबसाइट अभी ये डेस्कटॉप पे ऐसी दिख रही है। अभी ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सही नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक सही है। तो अभी देखो यहाँ पे देखते हैं। अब एग्जांपल आप जाओगे कहाँ पे, पेजेस में। देखो मोबाइल फ्रेंडली सबसे मेन है टेक्निकल एसईओ के अंदर। तो ये भी देखो, डुप्लीकेट कंटेंट भी था और मोबाइल फ्रेंडली भी, दोनों ही मैटर करता है। जब ये दोनों चीज़ आपकी हो जाएगी ना, उसके बाद ही कल जाके हम लोग गूगल सर्च कंसोल वाला पार्ट कवर करने वाले हैं, बराबर। तो उसके बाद में अभी सबसे पहले ऑल पेजेस पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको देखो, आपने सब पेजेस बनाया है, एमेनिटीज, ये सब नहीं आना चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, एमेनिटीज, फ्लोर प्लान, गैलरी, लोकेशन, ओवरव्यू, प्राइस, प्राइवेसी पॉलिसी, साइट टूर, थैंक यू। अब समझ में नहीं आ रहा इसके अंदर कौन सा पेज है आपका, सब डिलीट हो जाएगा। समझ रहे हो? अब ये देखो, ये जो ओवरव्यू है ना, ये फ्रंट पेज है आपका, इस पे लिखा है। तो इसका मतलब ये सब मुझे डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, और थैंक यू पेज रहने है। तो अभी मैंने सारे पेजेस पे क्लिक किया, बल्क एक्शन पे क्लिक करके मूव टू ट्रैश और अप्लाई। अगेन पेजेस पे ऑल पे क्लिक कर दो। ओवरव्यू वाला जो आपका पेज है, इसे करता हूँ मैं एडिट विद एलिमेंटर। यहाँ देखना, ये वाला बहुत मतलब आपको वेबसाइट डिजाइनिंग में हर बार काम आएगा। कभी कभी मोबाइल फ्रेंडली हमसे हो भी जाता है, लेकिन हम जैसा चाहते हैं कि जैसा जिस तरीके से डेस्कटॉप पे दिख रहा है उसी तरीके से मोबाइल पे भी दिखे, तो मोबाइल पे क्या सब स्टेप बाय स्टेप नीचे आ जाता है। जैसा आप सोचते हो वैसा एलिमेंट, वैसा कंटेनर, वैसा कॉलम नहीं आ पाता है। तो वैसा करना भी बहुत ज़रूरी है ना, तो उसमें आपका थोड़ा वेबसाइट अच्छा दिखता है। अभी करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों को पहले एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद कुछ चीज़ें हम लोग डेस्कटॉप से हाइड करेंगे और मोबाइल पे जाके वो नया कंटेनर लेके उसे बनाएंगे। और याद रखो, जब भी आप डेस्कटॉप पे वेबसाइट बना रहे हो ना, तो साथ ही साथ में आपको उसको मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं उसे भी चेक करते रहना है।
मैं आपको स्टार्टिंग में बता सकता था, लेकिन ये पार्ट एसईओ में टेक्निकल में कवर करना होता है, इसके लिए नहीं बताते। अब यहाँ पे देखो, डेस्कटॉप पे ऐसा दिख रहा है, टैब पे क्लिक करो, टैब पे ऐसा दिख रहा है, और मोबाइल पे क्लिक करो तो मोबाइल पे ऐसा दिख रहा है। तो राइट नाउ मोबाइल पे ये वाला पार्ट इनका हाइड है। कैसे हाइड है किसी को पता है? हम्म तो अभी मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले देखो, डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये कंटेनर, इस कंटेनर की 6 डॉट पे क्लिक करना होता है। मतलब अभी आपको ये कंटेनर आपको सेम ऐसे ही मोबाइल पे दिखाना है या नहीं दिखाना है, उसकी सेटिंग कर रहे हैं हम लोग। तो आपको 6 डॉट पे क्लिक करना है, एडवांस पे जाना है, लेआउट को बंद कर देना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है रिस्पॉन्सिव, जैसे आप रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव में आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं, जैसे हाइड ऑन डेस्कटॉप, हाइड ऑन टैबलेट, हाइड ऑन मोबाइल पोर्ट्रेट। तो अभी देखो ये मोबाइल पे भी ये ऑन है, इसका मतलब मोबाइल पे नहीं दिखने वाला है वो। तो फिर मोबाइल पे कैसा दिखेगा? तो मोबाइल पे दिखाने के लिए हमें कुछ वापस से मोबाइल फ्रेंडली करना पड़ेगा। तो अभी चलो ये वाला जो पार्ट है ना, ये सिर्फ डेस्कटॉप पे रहेगा और टैबलेट पे रहेगा, मोबाइल पे नहीं रहने वाला है। अब हमें करना है क्या है, यही सेम टैबलेट को अभी हमें मोबाइल पे बनाना है। तो मोबाइल पे बनाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, प्लस पे क्लिक, ये मोबाइल वाला जो दिख रहा है आपको ये, इस पे क्लिक करना होगा। अब ये सेक्शन तो मोबाइल में और हाइड है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे इसके ऊपर प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके आपको प्लस पे क्लिक करना है, राइट। अभी थारवानी स्टाइल का मोबाइल फ्रेंडली देखो जरा सब जन, ये वेबसाइट है। इसे कॉपी कर रहा हूँ मैं और मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। ओके। अभी जैसे आपने ओपन किया तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है मोबाइल में, और डेस्कटॉप पे कैसा दिख रहा है? दोनों का अलग अलग है ना। तो इसका मतलब क्या किया गया है, इस टैब को मोबाइल के अंदर हाइड किया गया है और मोबाइल में दूसरा बनाया गया है। अब मोबाइल में कैसा बनाया गया है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छे से बता रहा हूँ, ये वाला सेक्शन। और आपको भी सेक्शन कुछ बनाना रहेगा। इसके बाद भी अगर आप नीचे देखोगे तो देखो यहाँ पे भी अच्छे से पूरा ऑप्टिमाइज किया गया है मोबाइल फ्रेंडली, बराबर। तो सबसे पहले अभी हम लोग करेंगे क्या, देखो यहाँ पे आपको आना है। सबसे पहले जो डेस्कटॉप का मेन कंटेनर है उसको आपको मोबाइल में हाइड कर देना है, और उसके बाद में आपको इसके प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे फ्लैग बॉक्स में आना है। और अभी आप लोगे ये क्या, एरो डाउन वाला, राइट। इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले अभी यहाँ पे क्या था, हाँ सबसे पहले एक स्लाइड इमेज है, हाँ स्लाइड शो। तो अभी हम क्या करेंगे, ये प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे खाली आप लिखो स्लाइड। तो देखो स्लाइड्स आ गया ये। अब क्या करेंगे, आप स्लाइड पे क्लिक करके यहाँ पे से आप स्क्रॉल यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। सॉरी ये वाला स्लाइड नहीं यूज हुआ, कैरोसल आएगा, इमेज कैरोसल, ये जो है ना इमेज कैरोसल उठा के यहाँ पे आपको ड्रॉप करना है। तो इमेज कैरोसल आ गया। अब इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी हम लोग एग्जांपल, यही सारी इमेज थी ना, और ये 4-5 इमेज ले लेंगे और ऐड न्यू गैलरी, इंसर्ट। तो यहाँ पे इमेज आ गई। अब इमेज की सेटिंग करेंगे। यहाँ पे जो थंबनेल लिखा है सबसे पहले इसे कर दोगे आप फुल, और इसके बाद में स्लाइड शो यहाँ पे कर दो सिंगल, मतलब सिंगल एक ही होना चाहिए। और इमेज स्ट्रेच में यहाँ पे कर दो, नहीं इसे नो ही रहने दो। नेविगेशन का आपको एरो रखना है या नहीं रखना है, जो दिख रहा है ना यहाँ पे ये, हाँ नेविगेशन का ये आपको एरो रखना है या नहीं रखना है, ये उसके लिए बता रहा है। और इतना करने के बाद आप क्या करो, स्टाइल पे जाओ, और स्टाइल में जाने के बाद भी इमेज को थोड़ा सा हल्का सा मोल्ड किया है। तो यहाँ पे नेविगेशन को ऑन ऑफ कर दो, इमेज को ऑन करो, इमेज,
इमेज के बॉर्डर टाइप पे ऐसे रहने दो, रेडियस में यहाँ पे आप कर दो 10, तो इमेज थोड़ा सा मोल्ड हो जाएगी, दिख रहा है ना? ओके, इतना होने के बाद अभी क्या करना है, एक्चुअली देखो यहाँ पे इमेज का साइज ही वैसा है हाँ? और मोबाइल में अगर आप देखोगे तो इमेज थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ पे थोड़ा सा इसका इमेज का साइज थोड़ा सा अलग है, इस वजह से वैसा दिखा रहा है। अब इसके बाद नीचे आपका दूसरी चीज आएगी, और प्लस पे क्लिक करो। अगर आप देखोगे तो इसके नीचे आपको एक कंटेनर भी दिख रहा है जिसमें लिखा है थारवानी स्टेला। और ध्यान से देखना, ये पूरा एक ही कंटेनर है, यहाँ पे दो कंटेनर नहीं लिया गया, एक ही कंटेनर है। कभी आप गलती से यहाँ पे एक ही कंटेनर ले लेते हो और आपको एक और एक कंटेनर ऐड करना है, तो उस टाइम पे आप क्या करना, ये जो कंटेनर दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे, वहां पे वो जो कंटेनर दिख रहा है, इस कंटेनर को उठा के आप इसके नीचे ले लेना, तो वो इसी कंटेनर के अंदर आ जाएगा। दिखा? अब करेंगे क्या हम लोग, इस पे प्लस पे क्लिक करके 1 to 1 जैसे जैसे वो सारी जो चीजें लिखी थी अभी हम इसे यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे थारवानी स्टेला प्लस पे क्लिक करेंगे और हेडलाइन लेके यहाँ पे ऐड करेंगे, और सेम अभी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग लिखना थारवानी के। और स्टाइल में आएंगे, सेंटर अलाइन करेंगे, टाइपोग्राफी में जाएंगे, इसके टेक्स्ट को कितना छोटा बड़ा रखना है, ओके। विद में जाके इसे कर देंगे थोड़ा सा नॉर्मल, और ट्रांसफॉर्म में जाके इसे कर देंगे थोड़ा सा अपर केस, थारवानी स्टेला। कलर में जाके इसे ब्लैक कर देंगे। इसके बाद में सेम अभी क्या करेंगे हम लोग, इसी पे क्लिक करके इसे डुप्लीकेट करते रहेंगे, और इसके आगे का जो भी मैटर है वो यहाँ पे लिखते रहेंगे, जैसे है ऐड कटाई ऐड ऐरोली कटाई रोड मुंबई, और स्टाइल में आएंगे, टाइपोग्राफी में जाएंगे, इसके टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा कम करेंगे, और नॉर्मल से जाके इसे थोड़ा सा सेमी बोल्ड करेंगे, और अपर केस ही रहने देंगे, ओके। इतना करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, एडवांस पे जाएंगे और मार्जिन को अनचेक करेंगे, टॉप से माइनस करके इसे थोड़ा सा ऊपर लेंगे, राइट। ऐसे ही करते करते अभी हमें सारी चीज़ें इसकी बनानी है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करके हम डुप्लीकेट करेंगे, और यहाँ पे जो लिखा है अभी वो लिख देंगे, जैसे कि बाय थारवानी स्टेला। स्टाइल में जाएंगे, टाइपोग्राफी में सेमी बोल्ड से हटा के इसे नॉर्मल, और फिर नीचे जो आइकॉन है, प्राइस लिस्ट है, ये सारा कुछ अभी हम लोग ऐड करेंगे। और अभी प्लस पे क्लिक करो, आइकॉन यहाँ पे लो, आइकॉन लिस्ट आ गई, और आइकॉन लिस्ट उठा के इसके नीचे ऐड कर दो। पहले वाले को दूसरे वाले को कैंसिल कर दो, इस पे पहले वाले पे क्लिक करो, और थारवानी स्टेला वाला जो यहाँ पे जो लिखा है इसे कॉपी कर दो। आइकॉन पे क्लिक करके यहाँ पे जो आइकॉन था वो जो डॉट वाला है, डॉट पे क्लिक करो, ये आ जाएगा डॉट सर्कल, ओके। इसके बाद में फिर यहाँ पे आओ, लिस्ट आइकॉन, आइकॉन पे क्लिक करके आइकॉन के कलर को चेंज कर दो। आइकॉन का कलर मेरे ख्याल से वाइट रहेगा, अभी वाइट नहीं दिख रहा वहाँ पे, कोई बात नहीं। और उसके बाद में टेक्स्ट कलर पे क्लिक करके टेक्स्ट के कलर को भी कर दो वाइट, अभी दिख नहीं रहा है। अब करना क्या है, यहाँ पे आपको इस चीज़ पे क्लिक करना है, किस पे, कॉलम पे, क्योंकि इसका बैकग्राउंड का कलर वाइट है ना। कॉलम पे क्लिक करेंगे, ओके। अभी तो देखो ऑलरेडी वो वाइट दिख ही रहा है। वाइट क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके बैनर इमेज जो है ना, ये 6 डॉट के पीछे भी एक इमेज है, तो 6 डॉट पे क्लिक करो। 6 डॉट पे जब तक हम लोग इमेज नहीं डालेंगे तब तक वहाँ पे हाईलाइट नहीं हो पाएगा, तो 6 डॉट पे क्लिक करके स्टाइल में जाइए, बैकग्राउंड के अंदर क्लासिक पे जाइए, सॉरी क्लासिक पे नहीं, ये स्लाइड शो पे जाइए, और इस पे क्लिक करके यहाँ पे एग्जांपल वही सारी इमेजेस आप ऐड कर दो, और इंसर्ट।
दिख रहा है ना। और अब क्या किया बैकग्राउंड इमेज के अंदर, बैकग्राउंड के बाद है ना यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड ओवरले भी लिया है। क्या लिया है, बैकग्राउंड ओवरले। बैकग्राउंड ओवरले पे जाके यहाँ पे क्लासिक पे क्लिक करो, कलर पे जाओ और थोड़ा सा ऐसे कर दो ब्लैक। दिख रहा है। अब इतना होने के बाद क्या करना है, ये जो थारवानी वाला जो भी हम बना रहे थे, अब इस पे बॉक्स पे क्लिक करो, इसके बॉक्स के आइकॉन पे, और इसके स्टाइल में जाओ और बैकग्राउंड दिख रहा है, क्लासिक पे क्लिक करो, कलर पे क्लिक करो और इसे कर दो वाइट। वाइट होने के बाद क्या करना है, स्टाइल पे रहना है। बैकग्राउंड वाइट होने के बाद आप बैकग्राउंड को बंद कर दो, बॉर्डर पे क्लिक करो और इसका जो रेडियस है इसे कर दो 1.5। तो बैकग्राउंड देखो जो व्हाइट वाला है ना वो थोड़ा सा मोल्ड हो गया, राइट। इतना होने के बाद क्या करेंगे अभी हम लोग, यहाँ पे जो आइकॉन वाला जो था, ये आइकॉन का कलर पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना। अब आइकॉन पे आप आओ, यहाँ पे आइकॉन का जो कलर है इसे आप कर दो क्या, ब्लैक। सॉरी, आइकॉन का बैकग्राउंड जो है उसे हमें ग्रीन करना है क्योंकि सारी चीज व्हाइट थी ना। तो आइकॉन पे क्लिक कर दो यहाँ पे, और आइकॉन का बैकग्राउंड आपको मिलेगा एडवांस के अंदर। हर एक देखो टेक्स्ट के अंदर भी बैकग्राउंड कलर आएगा, और आप कोई इमेज लोगे तो भी इसमें बैकग्राउंड आएगा, कॉलम लोगे उसमें भी आएगा, कंटेनर लोगे उसमें भी आएगा। बट किसी किसी में बैकग्राउंड की सेटिंग स्टाइल में आती है, तो किसी किसी में बैकग्राउंड की सेटिंग एडवांस में चली जाती है। तो ज्यादातर हेडलाइन और पैराग्राफ की बैकग्राउंड सेटिंग जो होती है ना वो एडवांस में चली जाती है। तो उसी तरीके से आइकॉन की जो सेटिंग है वो भी एडवांस में आओ, और ये लेआउट को बंद कर दो। तो देखो यहाँ बैकग्राउंड मिलेगा आपको, बैकग्राउंड पे क्लिक करो, और बैकग्राउंड में आपको क्लासिक पे क्लिक करना है और कलर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको वो ग्रीन कलर को सेलेक्ट करना है। हुआ, ओके। अब आइकॉन जो है ना, ये आइकॉन बहुत चिपका हुआ है इसके साथ पे। तो आइकॉन को क्या करेंगे हम लोग, लेआउट को आप ओपन करो, मार्जिन नहीं पेडिंग होएगा। आप पेडिंग से आपको क्या करना है, लेफ्ट से आपको इसे खसकाना है। मार्जिन मतलब कंटेनर के बाहर, पेडिंग मतलब कंटेनर के अंदर। तो पेडिंग के अंदर जाके आपने इसको थोड़ा सा यहाँ किया तो वो स्टेट थोड़ा बीच में आ गया। अब वापस से यहाँ पे आ जाओ कंटेंट में, जाओ जो आप बना रहे थे। अब क्या करो, सिर्फ इसे प्लस प्लस पे क्लिक करो तो नीचे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये जो है ना डुप्लीकेट का आइकॉन, इस पे क्लिक करोगे तो वो नीचे आते रहेगा। ठीक इसी तरीके से आपको प्लस पे क्लिक करके अब आपको इसी तरीके से बटन सारी कुछ आपको लेके जाते रहना है। अब इसे भी आप क्या करोगे, जो भी लिखना है यहाँ पे, जैसे कि इंक्वायर नाउ या अप्लाई नाउ। ओके, यहाँ पे आ जाओ, सेंटर कर दो, फिर इसके नीचे और भी जो भी लिखना है आप वैसे ही अपने हिसाब से इसको लिखते हुए जाओगे। इसको ऐड करना किसको, है नीचे और भी बोल देना अच्छा ये अलग कंटेनर लिया आपने। ओके, इतना होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, ये आपका मोबाइल फ्रेंडली रेडी हो गया, लेकिन इसमें से ये डॉट को हटा देंगे। ये जो डॉट दिख रहा है ना यहाँ पे, इस पे क्लिक करो, इसका डॉट वगैरह हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आके इमेज के नीचे तो कोई नेविगेशन एरो आ रहा है, इसे आप कर दो नॉन, तो वो नीचे से हट जाएगा। और साथ ही में इस कंटेनर को थोड़ा सा ऊपर कर दो। ये जो बॉक्स आपने बनाया ना ये वाला, इस बॉक्स के ऊपर बॉक्स के आइकॉन पे क्लिक करो इस पे, और एडवांस में जाओ। अब क्या करेंगे, आप मार्जिन को अनचेक करोगे और टॉप से माइनस करोगे, बराबर। और इतना होने के बाद आप क्या करोगे, एक आखिरी काम, सिक्स डॉट पे क्लिक करके ये जो कंटेनर आपने बनाया है ये अब आपका डेस्कटॉप पे नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी डेस्कटॉप पे दिख ही रहा है ना। तो अब आपको इस सिक्स डॉट पे क्लिक करना है, एडवांस पे जाना है, और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करके अब आपको हाइड ऑन डेस्कटॉप और हाइड ऑन, हाँ, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसका कुछ वो भी है वो उसका कुछ वो हो रहा है ना रोटेट हो रहा है आईफोन क्या रोटेट हो रहा है, आईफोन शायद रोटेट हो रहा है ऊपर ओपन करने पे रोटेट
चलो हाँ हाँ क्या हो ये आपका ही हाँ सदम जी ये रोटेट कर रहे हैं ना दोनों ना ओके अभी यहाँ पे देखो अविनाश अब जैसे कोई मोबाइल में जैसे कोई यहाँ पे आ रहा है ना तो यहाँ पे आने के बाद देखो आइकॉन और बटन दोनों रोटेट हो रहे हैं तो रोटेट कैसे हुआ अब जैसे कि एग्जांपल ये आप है ना आइकॉन पे क्लिक करो आइकॉन पे क्लिक करो आइकॉन के एडवांस पे जाओ लेआउट को बंद करो यहाँ पे आपको मिलेगा मोशन इफेक्ट मोशन इफेक्ट पे क्लिक करो मोशन इफेक्ट्स में इंट्रेंस एनिमेशन दिख रहा है यहाँ डिफॉल्ट पे क्लिक करो अब यहाँ पे देखो टाइप करो फेड इन तो देखो फेड हो रहा है और इसके बाद में यहाँ पे बाउंसिंग पे क्लिक करोगे तो देखो बाउंस हुआ राइट उसी तरीके से इसके अंदर क्या यूज हुआ है इसके अंदर स्विंग यूज हुआ है ओके और फिर इसके बाद में टेढ़ा ऐसा बटन के साथ रोटेट होगा हाँ अब क्या करना है इतना इतना हो गया मतलब इसके ऊपर आ गया सेम इसी तरीके से बटन पे क्लिक करेंगे आप और बटन पे क्लिक करके एडवांस पे जाएंगे लेआउट को बंद करेंगे और अगेन मोशन इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी आपको जैसा लेना है तो एग्जांपल अभी आपको ये लेना है स्लाइड डाउन तो देखो स्लाइड डाउन हो गया है राइट और इस पे क्लिक करके अगर आपको कुछ और लेना है जैसे वोबल इतना लेने के बाद क्या करना है आपको अब पब्लिश पे क्लिक करना है और अब इस कंटेनर को अब आते हैं डेस्कटॉप पे चेक करते हैं अब अगर अभी हम लोग डेस्कटॉप पे आते हैं ना तो देखो ये वाला जो कंटेनर है ना अच्छा इसको भी हाइड कर दिया हम लोग ने अच्छा इस पे वो मैंने हाइड कर दिया था एक बार चेक करो धीरे जी आपकी मोबाइल वाली ये डोमेन को आप चेक करो आपके मोबाइल में देखो मोबाइल पे अभी देखो सही दिख रही है अभी मोबाइल सही हो गया हाँ पर वो डेस्कटॉप पे देखो ना यहाँ पे डेस्कटॉप पे हाँ वन साइड जा कहाँ डेस्कटॉप पे वन साइड जा रहा है नहीं नहीं वो मोबाइल वहाँ मोबाइल में कभी आपको डेस्कटॉप भी प्रॉपर नहीं दिखाएगा यहाँ पे डेस्कटॉप भी आपको लैपटॉप में दिखाएगा देखो यहाँ पे आपको वही दिख रहा है मोबाइल का मोबाइल के हिसाब से रहेगा बराबर अब उसके बाद में एक और एक चीज देखना जरा अच्छा यहाँ पे देखना अविनाश क्या कर रहे हो तुम हाँ तो वेबसाइट देख रहे हो मेरे को लग रहा झगड़ा ओके अब यहाँ पे देखो एक बार मोबाइल में आने के बाद है ना बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसा चाहिए होता है कि वो मोबाइल पे भी थोड़ा सा अच्छा दिखे जैसे कि एग्जांपल कभी कभी आपको एमिनिटीज दिखाना है या कुछ और दिखाना है तो वो हिसाब से अब देखो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो और अगेन प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे फ्लैग बॉक्स पे क्लिक करो और अभी यहाँ पे आप ले रहे हो 2 बॉक्स राइट अभी 2 बॉक्स पे क्लिक करो तो दोनों बॉक्स कैसा नीचे आ गया ना एक दूसरे के लेकिन आप चाहते हो कि आधा बॉक्स यहाँ रहे आधा बॉक्स यहाँ रहे मोबाइल के अंदर सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है काफी लोगों को मतलब ये सेटिंग के बारे में नहीं होता है तो आप करेंगे क्या पता है ये बॉक्स के आइकॉन पे क्लिक करो
अब ये देखो यहाँ पे 100 अब नहीं होगा, एक सेटिंग होगी तब 100 से वो 50 पे जाएगा। ये जो px लिखा है ना, px पे जब तक आप क्लिक करके इसे आप परसेंटेज नहीं करोगे ना, तब तक वो चेंज नहीं होने वाला। पिक्सल। हाँ, पॉइंट समझे ना। अब अगर जो पहले जैसा था px था, अब यहाँ पे आप 50 भी कर देते ना तो नहीं हो पाता था वैसा। डेस्कटॉप के लिए ऑटोमेटिक यहाँ पे पिक्सल ही दिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज भी बना रहता है, आप ध्यान देना। तो जब तक आप ये सेटिंग नहीं करोगे ना तब तक वो नहीं होगा, इसे आपको परसेंटेज में करना होगा। और यहाँ पे आपको इसे सेलेक्ट करके आपको करना पड़ेगा 50, अब जाके ये 50 हुआ। मतलब दोनों जगह पे परसेंटेज। हाँ, और सेम इसी तरीके से इस बॉक्स पे भी क्लिक करो, और यहाँ पे आपको px से हटा के आपको करना है परसेंटेज, और अगेन यहाँ पे आपको करना है क्या, 50, तब जाके ऊपर जाके 2 रो बनता है, बराबर। तो इससे क्या होगा ना, यहाँ पे अब आप कुछ भी अपना मैटर लिख सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको ना एक वेबसाइट भेज रहा हूँ ग्रुप के अंदर, मेरी वेबसाइट जरा से चेक करना। learnwithahmad.in, अब इस पे क्लिक करो। इसका मोबाइल फ्रेंडली सिर्फ मैंने बनाया है, ना कि इसका डेस्कटॉप। ओके, ग्रुप में मैंने भेजा है। अब इस पे आओगे ना अगर आप, तो देखो इसको अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो इसका मोबाइल फ्रेंडली देखो बहुत अच्छा है। इसके ऊपर एक एक कॉलम को, एक एक कंटेनर को बहुत अच्छे से मैंने डिजाइन करके बनाया है। दूसरे ग्रुप में भेज दिया क्या मैंने? मैसेज आते रहते हैं ना। अच्छा अच्छा, वो दूसरे वाले देखो भेजा मैंने। सही है डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप के अंदर कैसे बनाइए सब आइकॉन, अब अपन ये आइकॉन इसके अंदर भी बना सकते हैं ना। मेन कैसा था, आपका कंटेनर बनना इंपॉर्टेंट था। अब कंटेनर बन गया ना तो आप बना सकते हो। एग्जाम्पल अभी मुझे इसके अंदर थारवानी स्टेट के अंदर तो वैसा कुछ ज्यादा बना नहीं है। पॉइंट समझ में आया ना कैसे करेंगे? अभी क्या करके दिखाओ एक एग्जाम्पल। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आइकॉन पे क्लिक कर रहा हूँ, आइकॉन उठा के मैंने इसके अंदर ऐड किया, और इस आइकॉन पे क्लिक करके एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ होम। होम आ गया, और इंसर्ट। होम पे क्लिक करके इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एग्जाम्पल ग्रीन, राइट। अब प्लस पे क्लिक करके मुझे इसके नीचे लेना हेडिंग, तो हेडिंग को उठा के मैं इसके जस्ट नीचे लेकर आऊंगा, और हेडिंग पे एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रेसिडेंशियल होम। और स्टाइल पे आ जाओ, टेक्स्ट सेंटर कर दो, टाइपोग्राफी में आके इसके टेक्स्ट को इतना इतना ही रखो जितना वहाँ पे फिट हो सके, और इसके बाद में कलर पे आके इसे कर देंगे हम लोग क्या, ब्लैक। इतना होने के बाद एडवांस पे आएंगे आप। एडवांस पे आने के बाद आप क्या करोगे, मार्जिन को अनचेक करोगे और टॉप से माइनस करोगे। बराबर, इतना जब हो जाएगा तब आपको क्या करना है पता है? इतना होने के बाद अब आपको कॉलम के आइकॉन पे क्लिक करना है। ये जो कॉलम दिख रहा है ना, ये वाला, जिस कॉलम के ऊपर आपने कंटेनर डाला है, तो इस कॉलम के ऊपर अभी आप क्लिक करेंगे
और इसके आप स्टाइल पे जाओगे तो स्टाइल के अंदर आपको मिलेगा बॉर्डर। बॉर्डर पे आप क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बॉर्डर का कोई टाइप नहीं लेना है। अब आपको खाली बॉर्डर यहाँ पे देना है, एग्जाम्पल 10। अभी दिख रहा है वहाँ पे कुछ 10 नहीं, लेकिन इसके नीचे बॉक्स शेडो दिख रहा है। जैसे आपने इसको ऑन किया ना तो अब देखो वहाँ पे एक शेड आ गया। बॉक्स शेड में बॉक्स शेडो आपने जैसे यूज किया तो शेड आ गया। आपने जब एक कंटेनर ऐसा बना लिया तो अब देखो नीचे ना बहुत गैप दिख रहा है। ये देखो ये हेडलाइन आपका जो लिखा है रेसिडेंशियल होम, और इसके नीचे गैप कितना सारा है ना, तो बॉटम से इसको भी कम करना पड़ेगा ना। तो बॉटम से कैसा कम करेंगे आप, अगेन अभी आप कॉलम की सेटिंग में रहना। हाँ, कॉलम के बॉक्स की सेटिंग में रहना, एडवांस में जाना, और यहाँ से आपको सबसे पहले मार्जिन को आपको अनचेक करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ से मेरे ख्याल से पेडिंग से माइनस करना पड़ेगा, पेडिंग बॉक्स के अंदर है, और यहाँ बॉटम से माइनस करो। मार्जिन से नहीं नहीं, एक्चुअली मसला उसका नहीं है। होम का आइकॉन बहुत टॉप पे, मतलब होम को और हेडलाइन को इसको बीच में लेना पड़ेगा। बॉक्स अपने जगह पे सही है, होम का आइकॉन ऊपर टच है एकदम, आप देख रहे हो ये वाला, मतलब इसको हमें नीचे सेंटर में करना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, आप यहाँ अगर आप बॉक्स पे क्लिक करते हो ना, तो बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लेआउट पे आना, बॉक्स पे क्लिक करके लेआउट पे, और यहाँ पे दिख रहा है जस्टिफाई कंटेंट, इसे आप सेंटर कर दोगे तो वो सेंटर हो जाएगा। समझ रहे हो, बॉक्स के ऊपर जो मैटर था ना, उसका अलाइनमेंट आपको ऊपर नीचे बीच में करना था। तो जैसे आइकॉन पे क्लिक करके आप लेआउट पे गए ना, तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट था, इसको जब आपने सेंटर किया तो ये मिडल में आया। और जब आपका एक बन जाएगा ना, तो इसी पे डुप्लीकेट, इस पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर देना, तो दूसरा वाला भी आपका बाजू में बन जाएगा। और ये जो पहला वाला जो है ना, ये इस पे राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर देना। अब ये तो एकदम बाजू में चिपक गया एकदम। तो ये दोनों बॉक्स जिस कंटेनर के अंदर है ना, उस कंटेनर के बीच में आपको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा दोनों में। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, 6 डॉट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको जस्टिफाई कंटेंट के नीचे आपको दिख रहा है गैप, तो गैप में यहाँ पे आके आपको करना है 20, इसको 20। अब 20 करने से क्या हो गया, ध्यान दो, बॉक्स का साइज कितना था, 50-50 था, और 20 और बढ़ा दिया, मतलब 120 हो गया ना। इसका मतलब बॉक्स को हमें कितना करना पड़ेगा, 40-40। तो अभी क्या करोगे, इस बॉक्स पे क्लिक करोगे, तो जहाँ पे 50 था इसको आपको करना है 40, और जहाँ पे ये था इसे भी आपको क्या करना है 40, राइट। और इतना करने के बाद क्या करेंगे आप, 6 डॉट पे क्लिक करके इससे जस्टिफाई सेंटर करेंगे, क्योंकि अभी अलाइनमेंट सही नहीं हुआ ना। इस पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे देखो ये जस्टिफाई सेंटर, ये वाला एक है, और एक अलाइनमेंट आइटम एक ये वाला है। जैसे आप सेंटर पे क्लिक करोगे, अच्छा यहाँ से हुआ, यहाँ से भी होता है लेकिन ये, लेकिन यहाँ से नहीं हुआ क्योंकि वर्टिकल है ना अभी, और ये जो है ना ये हॉरिजॉन्टल के लिए होता है ये। तो लेकिन अभी राइट नो इस पे क्लिक करने से हुआ। तो अभी फिलहाल जाके अपना ऐसा रेडी हो गया। अब अगर आपको इसके राइट में, लेफ्ट में, टॉप पे, बॉटम पे अगर आपको थोड़ा स्पेस देना है, जैसे हेडिंग देखो बहुत चिपकी हुई है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉक्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, बॉक्स, राइट, बॉक्स पे क्लिक करेंगे, और एडवांस में जाएंगे, और मार्जिन जैसा दिख रहा है राइट, तो राइट से क्या करोगे आप, जैसे बॉक्स के अंदर की सेटिंग बढ़ानी है आपको, हाँ? तो बॉक्स के अंदर की बात आ जाए तो मार्जिन आप राइट से थोड़ा बढ़ाओ। पेडिंग हो गया नहीं नहीं, एक्चुअली क्या हो गया ना, बॉक्स का जो साइज, मतलब अपने को ना हेडलाइन का जो टेक्स्ट है ना, उसका साइज अपने को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बॉक्स की साइज को फिक्स कर दिया 40 का रेशियो देके, वो बढ़ेगा नहीं वहां से। तो अभी हमें टाइपोग्राफी में जाके
ये जो हेडलाइन है ना, हेडलाइन के साइज को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, रेसिडेंशियल। तो ये हो गया 13 पे। तो ठीक इसी तरीके से इस पे भी क्लिक करके इसे भी हमें स्टाइल में जाके इसे भी 13 करना पड़ेगा, राइट। ऐसे ही करते करते क्या होगा, अब आप ये आपको दो और बनाना है, तो आप क्या करना, 6 डॉट पे क्लिक करके आप इसे कर देना डायरेक्ट डुप्लीकेट। तो इसके नीचे भी ऑटोमेटिकली दो सेम वैसे ही बन जाएंगे। तो ऐसे ही करते करते आपको क्या करना है, एक बनाना है, एक से दूसरा डुप्लीकेट हो जाएगा और दूसरे से दोनों कंटेनर पूरा डुप्लीकेट हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, अब आपको इसको क्या करना है, डेस्कटॉप पे हाइड करना है। तो क्या करोगे, 6 डॉट पे क्लिक करोगे और एडवांस पे क्लिक करोगे, लेआउट को बंद करके आपको रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको डेस्कटॉप से हाइड करना है। टैबलेट पे रहने दो, टैब पे अच्छा दिखेगा वो। और सेम इस कंटेनर को भी आपको 6 डॉट पे क्लिक करना है, एडवांस पे जाना है, लेआउट को बंद करना है, रिस्पॉन्सिव में जाके इसे डेस्कटॉप आपको हाइड करना है, राइट। इसी तरीके से आपका नीचे पूरा सारी चीज बनता जाएगा और इसे अभी आप पब्लिश पे क्लिक करो और एक बार जहीर जी की वेबसाइट पे ओपन करके देखो, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। देखो भेजा है मैंने, चेक करो एक बार। आया ना? मोबाइल पे सही नहीं दिख रहा है। हाँ, सिर्फ उसी की सेटिंग करेंगे जिसकी सेटिंग मोबाइल में सही नहीं दिख रही है, बाकी जिसकी दिख रही है उसको वैसे ही करते रहेंगे। कौन सा? हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट बस। देखो आकाश, एक बार चेक करो। हाँ, नहीं नहीं, फ्लोर प्लान को नहीं किया ना अपन ने, हम लोगों ने सिर्फ इतना ही किया है, यहाँ तक ही किया है, इसके नीचे वाला नहीं किया कुछ भी। प्राइस हो गया, एमिनिटीज हो गया, गैलरी, ये सब नहीं किया। तो फ्लोर प्लान भी आपको वैसा करना रहेगा, तो उसके लिए मतलब पहले वैसा कंटेनर का स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मोबाइल फ्रेंडली समझ में आना यहाँ पे कैसे करने का, ओके। हाँ आकाश, ये अपना अप्लाई नाउ का जो बटन है उसको नेविगेट नहीं किया? नहीं नहीं, अभी उसको नहीं किया है, उसको सेटिंग किया है। हाँ, ओके। चलो अभी सबसे थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बात, कि जो भी अभी आपने मोबाइल फ्रेंडली आपने किया, मतलब अभी हमने टेक्निकल एचपी के अंदर अभी हम लोगों ने 5 पॉइंट को कवर किया। सबसे पहला जो पॉइंट था, वेबसाइट स्ट्रक्चर, वेबसाइट का जो यूआरएल स्ट्रक्चर होता है उसको। ओके, सबसे पहले अपन ने टेक्निकल एचपी में वेबसाइट का यूआरएल स्ट्रक्चर को समझा, इसको कैसे करना है, परमालिंक की तरफ से करना है। उसके बाद में वेबसाइट की स्पीड लोडिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसको अभी हम लोगों ने देखा। उसके बाद में इमेज को ऑप्टिमाइज कैसे करना है आपकी वेबसाइट के अंदर, उसके लिए प्लगइन स्मश का इस्तेमाल किया हम लोगों ने। एंड उसके बाद में डुप्लीकेट कंटेंट को कैसे उसका डुप्लीकेशन रिमूव करके प्लेगरिज्म भी रिमूव करना है, तभी जाके आपको वेबसाइट यूज मतलब आपके वेबसाइट पे उस कंटेंट को डालना है। और इसके अंदर हम लोग ने एक टूल का इस्तेमाल किया था जिस टूल का नाम था डुप्लीकेटर, राइट। इसके बाद में हम लोगों ने वेबसाइट का मोबाइल फ्रेंडली हम लोगों ने कैसे करना था वो देखा। अब इसके अंदर एक और एक इम्पोर्टेंट चीज है,
कि वेबसाइट का बैकअप कैसे रखना है आपको। वेबसाइट बैकअप या मान के चलो अगर आपकी वेबसाइट किसी कारण अगर आपकी वेबसाइट ट्रैश हो गई तो आप क्या करोगे, राइट। और कभी कभी कैसा होता है, वेबसाइट कभी कभी हैक हो जाती है, या वेबसाइट में हमारा जो सर्वर है या कभी हमारा होस्टिंग स्पेस है, कभी कभी हो सकता है वो कभी बाय डिफॉल्ट कभी उड़ गया या कुछ हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो आपकी वेबसाइट का एक बैकअप आपके रहना बहुत जरूरी है, राइट। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बैकअप के लिए एक प्लगइन हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग कि अपने वेबसाइट का बैकएंड में पूरा कोड रेडी करके रखेंगे। इन केस कभी हमारी वेबसाइट उड़ गई तो आपके पास पूरा रेडीमेड वो कोड रहेगा, खाली आपको जाके वापस से इंस्टॉल करना, आपकी वेबसाइट पे रेडी। तो इस प्रोसेस को देखते हैं कैसे करेंगे, राइट। एक दो मिनट ना, थोड़ा मेरे को एक अर्जेंट फोन करने हैं, जब तक थोड़ा सा एक 5 मिनट रुक जाते। हाँ
ओके, चलो यहाँ देखते हैं अभी थोड़ा वेबसाइट का बैकअप कैसे होगा। मान के चलो वेबसाइट अगर आपकी रीसेट हो गई, डिलीट हो गई, तो वेबसाइट को कैसे अभी हम लोग वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्डप्रेस के बैकएंड पैनल पे आना पड़ेगा, और ये प्लगइन आपको जिस भी क्लाइंट का वेबसाइट बनाओगे, इस प्लगइन का हर क्लाइंट की वेबसाइट पे रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वेबसाइट आपको क्या करेगा, रिस्टोर करके रखता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक प्लगइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लगइन्स में आओ और आप ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना, और जो प्लगइन का नाम है, नाम आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है अपड्राफ्ट। अपड्राफ्ट प्लगइन के आप सर्च करना। ये पहला वाला जो प्लगइन आएगा, अपड्राफ्ट प्लस WP बैकअप एंड माइग्रेशन प्लगइन। इसके दो काम होते हैं, एक तो वेबसाइट को आपको बैकअप भी देगा रिस्टोर करने के लिए। दूसरी बात, मान के चलिए अभी जहीर जी ने जो वेबसाइट बनाया है, या आकाश जी आपने जो वेबसाइट बनाया है GSquareRealty.com, कभी फ्यूचर में आप अपने बिजनेस का नाम चेंज करते हो, आप डोमेन दूसरा लेते हो, तो आपकी वेबसाइट को दूसरे डोमेन पे ट्रांसफर करना है, तभी भी इसी प्लगइन का इस्तेमाल होगा। मतलब आपकी वेबसाइट एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे ट्रांसफर करने के लिए आपको इसी प्लगइन का इस्तेमाल करना होगा। उसे कहते हैं डोमेन ट्रांसफर या वेबसाइट ट्रांसफर, लेकिन वेबसाइट के डेवलपमेंट लैंग्वेज में से कहते हैं वेबसाइट माइग्रेशन, राइट। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अपड्राफ्ट प्लगइन, ये जो प्लगइन है इसे आपको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद इसे आपको एक्टिवेट करना है। मैं आपको ये वेबसाइट पूरी डिलीट करके भी दिखाऊंगा, और इस वेबसाइट का बैकअप से आप कैसे वापस से वेबसाइट को रिस्टोर कर सकते हो वो भी दिखाता हूँ। तो इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देना है। ओके, तो देखो अपड्राफ्ट डाउनलोड करने के बाद देखो आपके सामने यहाँ पे आ गया अपड्राफ्ट प्लस बैकअप एंड रिस्टोर। अब इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले इसकी सेटिंग पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है, सबसे पहले प्लगइन की सेटिंग पे क्लिक करना है। और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले ध्यान दो आप कहाँ पे हो। ये बैकअप रिस्टोर है, ये माइग्रेट क्लोन, सेटिंग, एडवांस, प्रीमियम। तो आपको बैकअप एंड रिस्टोर बाय डिफॉल्ट आप यहीं पे रहोगे। आपको यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको आपकी वेबसाइट का बैकअप यहाँ पे लेना है। तो क्या करेंगे आप, बैकअप नाउ पे सबसे पहले आप क्लिक करोगे। ये दोनों चीज़ों को आप चेक इन रहने दो, और ओनली अलाउ दिस बैकअप टू बी डिलीटेड, तो इसको भी आप ऑन करोगे। सारी तीनों चीज़ों को चेक इन करोगे और बैकअप नाउ पे क्लिक करोगे। अब सबसे पहले क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर, ये प्लगइन आपकी वेबसाइट का पूरा बैकअप डेटा पहले रिस्टोर कर रहा है। पहले सबसे पहले बैकअप जमा कर रहा है। बैकअप रेडी होने के बाद अब हम इसके एक एक फाइल को डाउनलोड करेंगे, ताकि वेबसाइट के बैकएंड में जो डेटा बेस होता है ना, आपका जो कोड जनरेट हो रहा है, तो कोड का एक अलग से फाइल बनता है। आपकी वेबसाइट पे आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो उसका एक मीडिया होता है, मीडिया का एक फाइल बनता है। आपकी वेबसाइट के अंदर जो थीम का इस्तेमाल हो रहा है एक्स्ट्रा, उसका एक फाइल बनता है। ऐसे करते करते आपकी वेबसाइट के कुछ फाइल बनते हैं। पहले इसका बैकअप रेडी होने दो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कभी कभी बैकअप रेडी होने के लिए 5 मिनट भी लेता है, और कभी कभी आपका कंटेंट और ज़्यादा है वेबसाइट पे, तो फिर आपका हो सकता है 10 मिनट भी ले सकता है। ओके, बैकअप रेडी हो गया। तो देखो जैसे आपका ये बैकअप रेडी होगा ना, आप नीचे आना, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो। जैसे बैकअप रेडी होगा, बैकअप रेडी होने के बाद आप नीचे आना, तो देखो यहाँ पे बैकअप आपको बता रहा है बैकअप डेटा क्लिक टू डाउनलोड। अब यहाँ पे देखो आपके सामने कुछ फोल्डर है, डेटाबेस है, प्लगइन्स का भी आपका यहाँ पे डाउनलोड हो गया, थीम्स है, अपलोड जो भी आपने किया है, मस्ट यूज प्लगइन और अदर्स। अभी आपको करना है क्या पता है क्या, अभी आपको एक एक पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, एक एक पे। डेटाबेस पे क्लिक कर दिया आपने, देखो यहाँ पे आ गया डाउनलोड डीबी, डीबी मतलब डेटाबेस। प्लगइन पे क्लिक करोगे तो प्लगइन वाला सेक्शन यहाँ पे आ गया।
थीम पे क्लिक करोगे तो थीम का सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। अपलोड पे क्लिक करोगे, अपलोड का सेक्शन आ गया। मल्टी यूज प्लगइन पे क्लिक करोगे, मस्ट यूज, तो वो भी आ गया। और अदर्स पे क्लिक करना है, ये भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है पता है क्या? आपको 1 to 1 सबसे पहले इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड टू योर कंप्यूटर, क्लिक। तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट का डेटाबेस डाउनलोड हो रहा है। देखो यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब उसके बाद में ये करना है आपको, डाउनलोड प्लगइन, फिर डाउनलोड थीम, फिर डाउनलोड अपलोड्स, आपका जो भी मीडिया है, फिर मस्ट प्लगइन और अदर्स। ऐसे करते करते आपके सारे क्या हो गए, वेबसाइट के जितने भी बैकअप थे सब रेडी हो गए। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे आपको एक फोल्डर सबसे पहले बनाना है, राइट। और इस फोल्डर का नाम देना है जैसे आपके क्लाइंट का जो आपका वेबसाइट का जो नाम है, एग्जाम्पल zahir.shop है ना, zahir.shop, और यहाँ पे लिखिए WP बैकअप। एक फोल्डर बना दिए। और अभी आप जाओगे फोल्डर के अंदर यहाँ पे आप जाओगे डाउनलोड में। तो डाउनलोड में जितने भी फोल्डर आपने डाउनलोड जो किए थे वो सारे फोल्डर यहाँ पे आ जाएंगे। अभी ये दोनों फोल्डर बाकी है, ये डाउनलोड नहीं हुए अभी कंप्लीटली। अब ये दो फोल्डर बाकी है। जैसे ये दोनों फोल्डर डाउनलोड हो जाएंगे तो इनके जिप फाइल को हम लोग क्या करेंगे, उस फाइल जो भी हमने फाइल बनाया है फोल्डर, उस फोल्डर में रखना होता है। जितना भी वेबसाइट डेवलपर होते हैं ना, वो एक एक क्लाइंट का स्पेसिफिक एक एक फोल्डर बना के उसका बैकअप वहाँ पे डालते हैं। क्योंकि इतनी मेहनत से जो वेबसाइट बनाई है वो वेबसाइट उड़ गई तो इसके लिए वहाँ पे वो बैकअप डाल के रेडी रखते हैं। कभी क्लाइंट का वेबसाइट एक्सपायर हो गया, डोमेन उसने रिन्यूअल नहीं किया, होस्टिंग स्पेस अगर आपका गलती से एक्सपायर हो गया, तो क्लाइंट आपके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ नहीं जाए, इसके लिए आपको बैकअप लेके रखना पड़ता है, ताकि आप रिन्यूअल करते हो तो वापस से सब बैकअप आप अपलोड करते हो। तो ये जैसे आपका डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद में हम इसको उस एप्लीकेशन उस फोल्डर में डाल देंगे। ओके, अब यहाँ पे आप आओ। देखो ये पूरी फाइल हो गई है। इस फाइल को आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे और इससे आपको क्या करना है, कट करना है। और कट करके डेस्कटॉप पे जाओगे, जो फोल्डर अभी आपने बनाया था zahir.shop, यहाँ पे आके इस फोल्डर को आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। इससे ये हो जाएगा कि आपके क्लाइंट का फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर आपका क्लाइंट का डेटा है। अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पे वापस से आपको वेबसाइट पे आना है। ये फोल्डर आपने कर लिया ना, सारी चीजें आपने कर ली। अब मान के चलो किसी कारण ये वेबसाइट डिलीट हो जाती है, तो मैं इस वेबसाइट को डिलीट कर देता हूँ अभी। तो ये डिलीट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हाँ, इंस्टॉल प्लगइन, ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे WP रीसेट। ओके, यहाँ पे इसे इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। ओके, अब WP रीसेट में यहाँ पे WP रीसेट टूल्स पे क्लिक कर दो। फर्स्ट टाइम ये आएगा आपके सामने, इसे बैक कर देना। अगेन WP रीसेट टूल्स पे क्लिक कर दो, यहाँ पे रीसेट टाइप कर दो और रीसेट। ओके, अब जहीर जी की वेबसाइट पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो पूरी उड़ गई। आप क्या करेंगे, जहीर जी की वापस से वेबसाइट में प्लगइन में आएंगे। याद रखना, जो प्लगइन से आपने बैकअप लिया था वो प्लगइन को यहाँ पे आपको एक्टिवेट कर देना है बस। कौन सा प्लगइन था, अपड्राफ्ट था ना। अपड्राफ्ट को आप सबसे पहले से एक्टिवेट करोगे। एक्टिवेट होने के बाद अपड्राफ्ट की सेटिंग में जाओगे। मान के चलो अपनी वेबसाइट उड़ गई थी किसी कारण, तो आपने डेटा रखा था बैकअप में, तो इसके लिए भी आपने आपने इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है रीस्टोर। आप जैसे रीस्टोर पे क्लिक करोगे ना, और रीस्टोर पे क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ों को आपको चेक इन करना है। और चेक इन करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। इफ़ यू डू नॉट
इफ यू डू नॉट वांट टू रिस्टोर, ओके रिस्टोर पे अगेन क्लिक कर दो। अब ये सारा आपका जो डेटाबेस है, आपके जो थीम है, आपकी जो प्लगइन्स है, सारा कुछ है ना, ये आपको रेडी कर रहा है। ये जो स्टार्टिंग में आपको जो दिख रहा है ना, इतने आसानी से आपने इमेज उठा के ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, उसके बैकएंड में कोड जनरेट हो रहा है, एलिमेंटो कोड बना रहा है उसके बैकएंड में, तो ये सारे कोडेड है। अब जाके यहाँ पे देखो रिटर्न टू अपड्राफ्ट प्लगइन। अब वापस से यहाँ पे आपको जरूर से आपका आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ना, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो सारी चीज़ आपकी फिर से हो गई सही। तो मतलब ये फाइल कैसा है, हर क्लाइंट का जिसका भी आप वेबसाइट बनाओगे तो उसका बैकअप आपको बना के रखना है, क्योंकि ये सिचुएशन में आपको काम आएगी आपको। तो टेक्निकल के अंदर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर वो फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फिर वो ऑटोमेटिकली नहीं नहीं नहीं, आपको यहाँ पे आपने आके नहीं रिस्टोर पे क्लिक किया आपने, खाली रिस्टोर पे क्लिक करना है। और रिस्टोर पे तभी क्लिक कर सकते हो आप जब बैकअप लिए रहोगे। डाउनलोड बैकअप था ना ऑप्शन, उसे सबसे पहले आपको डाउनलोड बैकअप करना पड़ेगा, तभी नीचे वो आप ड्राफ्ट में आपको रिस्टोर देगा। आपने बैकअप डाउनलोड किया ही नहीं तो रिस्टोर का ऑप्शन आपको नीचे आएगा ही नहीं। अच्छा कोडिंग से अगर करते तो भी सेम ऑप्शन रहता है क्या, अलग रहता कोडिंग से सबसे पहली बात तो 2 साल लग जाता। कोडिंग के अंदर तो अभी इतने दिन में ना खाली कोडिंग की लैंग्वेज ही आपकी चलती रहती थी। अभी तक इतने टाइम तक अभी आप वेबसाइट नहीं बनाते थे, उसकी खाली कोडिंग के HTML लैंग्वेज चलती थी, या जो भी आपने लिया है। PHP लैंग्वेज होती है, HTML होता है, जावा होता है, पाइथन लैंग्वेज होता है। तो जो लैंग्वेज आपने लिया है वो लैंग्वेज बराबर। यहाँ तक समझ में आया सबको? तो यहाँ तक टेक्निकल इश्यू अपना कंप्लीट हुआ है। कल से अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट करना। लेकिन याद रहे, जिसकी वेबसाइट अगर रेडी है सबमिट करो, ताकि एटलीस्ट ट्राई तो करो कि क्या रिजेक्ट हो रहा है, किसका इंडेक्स हो रहा है, किसका इंडेक्स नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके बेस पे मैं आपको मेरा गूगल सर्च कंसोल दिखा सकता हूँ फिर। ये देखो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये गूगल सर्च कंसोल, ये अपने ग्रोटेक डिजिटल एकेडमी का है। कितना इस पे टोटल इंप्रेशन आ रहा है, टोटल क्लिक कितना आ रहा है, टोटल एवरेज CTR क्या है, ये सारा कुछ ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला है। और ये जो दिख रहा है पेजेस, पेजेस पे क्लिक करते तो यहाँ पे बताता है 45 नॉट इंडेक्स और 19 पेजेस इंडेक्स। मतलब खाली 19 पेज ऐसा है हमारी वेबसाइट के अंदर जो इंडेक्स हुआ है, 45 पेजेस ऐसा है जो इंडेक्स नहीं हुआ है। तो 45 पेजेस के अंदर बहुत सारे पेज ऐसे रहते हैं जिसको इंडेक्स हमें करना ही नहीं होता है। अबाउट को कौन इंडेक्स करता है, कॉन्टेक्ट को कौन करता है, राइट? होम पेज को कौन इंडेक्स करता है? आपके जो मेन सर्विस वाले और ब्लॉग वाले जो पेजेस होते हैं उसे ही इंडेक्स करना होता है, क्योंकि उसका डेटा हम चाहते हैं कि गूगल के सर्च इंजन में जाए। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, लेकिन ये तभी पता चलेगा जिसकी वेबसाइट रेडी रहेगी, जिसको हम लोग करेंगे पूरा अच्छे से काम। बराबर। तो यहाँ पे लेक्चर को स्टॉप करूँ, किसी का कुछ क्वेश्चन डाउट? आकाश कुछ डाउट है? नहीं सर। ओके, ऑफलाइन किसी को? चंदन? ओके चलो यहाँ पे स्टॉप करें सेशन। कल का सेशन बहुत मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा थोड़ा, क्योंकि पहली बार आपकी वेबसाइट थोड़ा इंटरनेट पे आप सबमिट करने जाओगे, तो उसका प्रोसेस देख लेना कैसे करना है। और कल से हम लोग है ना गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक, मेटा का पिक्सल, ये सारी चीज़ें कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहली चीज़ ये कि एक थोड़ा सा एक रिमाइंडर देना था कि जिन जिन लोगों का सोशल मीडिया और गूगल एड्स, वेबसाइट डिजाइनिंग और SEO कंप्लीट हुआ है, मतलब ये पहला जो 4 मॉडल जो होता है ना, इसके अंदर बहुत टाइम लेता है ये। तो इसके बाद से अभी हम लोग जो ये वीक से ना लेक्चर का जो डे है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रखने वाले, थर्सडे तक नहीं रहेगा लेक्चर, वीक में 3 दिन रहेगा। और जिन लोगों का सोशल मीडिया वगैरह कवर नहीं हुआ है उनका लेक्चर स्टार्ट होने वाला है फ्राइडे से, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो अगर जिनका हो चुका है, अगर उनको रिपीट बैठना है तो वो रिपीट भी बैठ सकते हैं कवर करने के लिए। फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन अपन 7 to 9 सोशल मीडिया से स्टार्ट करने वाले, बरोबर। तो जिसको रिपीट करना रहेगा तो रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इस वीक से अपना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन लेक्चर होएगा अभी, बराबर। चंदन? सर ये माय गूगल प्रोफाइल में कुछ
my Google profile. गूगल बिजनेस हो गया ना वो तो। हाँ हाँ चंदन, हाँ मतलब मेटा एड्स होगा, लिंक्डइन एड्स होगा, स्नैपचैट होगा, सोशल मीडिया का पूरा ये। और उसी के अंदर है ना, जो जो टॉपिक कंप्लीट होगा वो टॉपिक के अंदर रीमार्केटिंग भी उसी टाइम पे करेंगे। लेकिन आपका स्टार्ट रहेगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो रहेगा ना आपका रेगुलर, इसके अंदर आपका रीमार्केटिंग आपका कंटिन्यू स्टार्ट रहेगा, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। इनमें से जिन लोगों का नहीं हुआ ना, उन लोगों को सोशल मीडिया के लिए मतलब वो फ्राइडे सैटरडे संडे 7 to 9 अगर रिपीट बैठोगे तो अच्छा है, थोड़ा सा और अच्छा कंपटीशन और बन जाएगा, क्योंकि गैप हो जाता है ना, गैप की वजह से कुछ चीजें उड़ जाती है। बरोबर ऋषिकेश, अविनाश, चलो यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं। आकाश फ्राइडे सैटरडे टाइमिंग तो सेम रहेगा। सेम सेम 7 to 9। हाँ आकाश, चलो स्टॉप कर रहे थे यहाँ पे। हाँ हाँ आकाश बोलो ना। मंडे टू वेंसडे ये वीक से कर रहे हो कोई? हाँ हाँ यही वीक से, अभी आज मंडे है, कल ट्यूसडे, परसों वेडनेसडे, तो थर्सडे लेक्चर नहीं रहेगा, फ्राइडे रहेगा, सैटरडे रहेगा, संडे रहेगा, ऐसा। और फ्राइडे सैटरडे संडे क्या रहेगा सर? आपका थोड़ा आवाज कम हो रहा फ्राइडे सैटरडे संडे 7 to 9 बैच रहेगा, लेकिन उन लोगों के लिए जिन लोगों को मतलब सोशल मीडिया कवर नहीं हुआ है। है। सर आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है। आकाश मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, मैसेज। ओके ओके चलेगा। ओके चलो, चलो ठीक है बाय। यस यस मोस्ट वेलकम।